Hello everyone, welcome to India's largest e-learning platform Unacademy. Let's crack it. A brief introduction about myself, dear friends, before going to start the class. I am Kamesh Srivastav. I am MTech from IIT Roorkee. I have 5+ years of teaching experience for GATE and ESE field. I teach EDC, Analog Circuit and Advanced Electronics और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर यही सब्जेक्ट मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ। इस 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है। अप्रोक्सीमेटली 20K प्लस स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, जिसमें काफी अच्छी पोजीशन पे स्टूडेंट्स हैं। कुछ PSUs में हैं और कुछ IITs में अभी MTech कर रहे हैं और कुछ लोग PhD भी कर रहे हैं और कुछ पास आउट होकर कंपनी में अभी जॉब भी कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप लोगों को गाइड करता हूं और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर मेरा कंटेंट है। और आज जो हम डिस्कस करने वाला है वो टॉपिक है बीजेटी एम्पलीफायर। और इस बीजेटी एम्पलीफायर में, इस क्रैश कोर्स में हम इस बीजेटी एम्पलीफायर को भी बहुत अच्छे तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द गेट एग्जामिनेशन और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। एटलीस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बीजेटी एम्पलीफायर के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप हिट कर पाए, ये मैं एबिलिटी आप में डेवलप करके दूंगा। तो ये जो लेक्चर्स हैं बहुत काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कब से सर बीजेटी का एसी एनालिसिस होगा, कब से हम एसी एनालिसिस एम्पलीफायर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका वेट अब ओवर हो चुका है। इन वीडियोस में हम वही करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, सबसे पहला जो डाउट स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होता है कि सर आप YouTube पर स्पेशल क्लासेस में इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हम देखने को मिलता है कि अनअकैडमी प्लस पर हमें आना चाहिए, ऐसा एक मैसेज मिलता है हमको। तो इसका सर क्या रीजन है, व्हाई अनअकैडमी प्लस कंपेयर टू दीज यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप अनअकैडमी प्लस की बात करेंगे तो अनअकैडमी प्लस पर कुछ खास बात तो है। देखो, खास बात यह है कि अनअकैडमी प्लस की जो क्लासेस हैं वो डेली लाइव क्लासेस हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेली लाइव क्लासेस? लाइव क्लासेस तो आप यूट्यूब पर भी ले रहे हो, स्पेशल क्लासेस में भी ले रहे हो। डेली लाइव क्लासेस का मतलब है कि यूट्यूब और स्पेशल की क्लासेस इंटरप्टेड हो सकती हैं, वो हम पर डिपेंडेंट है। बट अगर हम बात करें अनअकैडमी प्लस की, तो अनअकैडमी प्लस पर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो पूरा का पूरा, वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है, पहले से ही हम एडवांस में उसकी क्लासेस पहले से ही डिसाइडेड हो जाती हैं। तो वो अनइंटरप्टेड क्लासेस हो जाती हैं। स्टूडेंट को पहले से ही पता होता है, वो अपने अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, प्लान कर सकता है प्रिपरेशन को कि उसे कैसे प्रिपेयर करना है गेट एग्जामिनेशन के लिए। तो एक चांस मिलता है। ओके, तो लाइव क्लासेस जो हैं वही आपकी जब कंप्लीट हो जाती हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहती हैं। आप रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहें आप कितनी भी बार दे सकते हैं उन्हीं वीडियोस को, जितनी बार आप चाहें, जितने आपको डाउट आए वो क्लैरिफाई कर सकते हैं उसमें। अब बात करते हैं कि अगर हम YouTube की क्लासेस पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर जो हमारे डाउट सॉल्विंग वाला एक पोर्शन है वो बहुत अधूरा टाइप करा जाता है, क्योंकि आप जब कमेंट्स कर रहे होते हैं तो उनमें से कुछ कमेंट्स के हम रिप्लाई कर पाते, कुछ के नहीं कर पाते, और एक सिस्टमेटिक वे में आपके टॉपिक्स नहीं दिए होते। आपको अपने एंड पर काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको वो अपने एंड पर काफी मेहनत जो वाला पार्ट है वो नहीं करना है तो अनअकैडमी प्लस पर आपको क्या करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन करना चाहिए, वहां पर आना चाहिए। लाइव क्लासेस हैं, उसके अलावा क्रैश कोर्स और रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ये जो सारे बैचेस हैं एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हैं। अगर आपने एक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको उसमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी मिलेगा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी मिलेगा, क्रैश कोर्स भी मिलेगा। मतलब इनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को हर दिन बेटर बना सकते हैं। ये एडवांटेज है अनअकैडमी प्लस का। वीकली हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं कि आपने 7 दिन में क्या सीखा, उनमें से क्वेश्चंस आप कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपने स्ट्रॉन्ग जोन वीक जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई वीकली टेस्ट। ये एडवांटेज है। हर फोर्थ क्लास की बात करें, एक और एडवांटेज, हर फोर्थ क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होता है अनअकैडमी का, जिसमें आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हैं। और जो 3 क्लासेस हो रही होती हैं उसमें भी अगर आपको क्लास में कोई दिक्कत आ रही है आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक अ क्लास। और आप वहां पे जब डाउट पूछते हैं तो बिल्कुल एकदम फीलिंग आता है मस्त आराम से। तो ये आपका जो एक एडवांटेज है अनअकैडमी प्लस में मिलता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके कोर्सेज अवेलेबल है, तो आपको लैंग्वेज के बारे में भी वरी करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च किया। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सर ऐसा क्या है, प्लस भी है और एक आइकॉनिक है। सर हम दो ये देख रहे होते हैं, डिफरेंस क्या है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप प्रिपरेशन जब करते हैं तो आपको एक चीज बिल्कुल आपने फोकस की होगी, जब आप IIT JEE का तैयारी कर रहे थे या कोई भी प्रिपरेशन आपने अभी तक किया है, तो आपने देखा होगा कि 1 ईयर के ड्यूरेशन में
आप लगभग 4 से 5 बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। लास्ट में एग्जाम के टाइम में कई बार फीलिंग आ जाती है कि हमसे नहीं हो पाएगा ये मतलब एग्जामिनेशन। ये मोस्टली 95% मैं कह सकता हूं कि लोगों के साथ होता है और अप्रोक्सीमेटली 100% स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाता है। तो उस टाइम पर आपको नीड होती है कि आप एक ऐसे इंसान से गाइडेंस लें जो आपकी ही फील्ड का हो, पहली बात वो आपसे बेटर आपकी सिचुएशन को जानता हो पहले से ही एडवांस में। तो उस टाइम पर आपको एक टेक्निकल पर्सनल कोच की नीड होती है जो इसी फील्ड का हो, आपका टीचर हो। तो आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू, जो आपको 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आपको मोटिवेशन मिले, आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पता चले, आपको कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, कैसे टैकल करना है, ये सारी बातें मिल सके टेक्निकली, वो आपको पर्सनल कोच मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। स्टडी प्लानर भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसमें कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान होता है एंड वी विल ट्रैक योर परफॉर्मेंस। कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान एंड ट्रैक योर रेफरेंस परफॉर्मेंस मींस हम आपकी परफॉर्मेंस को भी देखते हैं कि आपने कितने आवर्स पढ़ाई किया, आपका इस वाला वीक में आपकी परफॉर्मेंस कैसा रहा, पिछले वीक में क्या परफॉर्मेंस रहा, ये सारा रिपोर्ट आपको मिलेगा। स्टडी बूस्टर सेशन, जिससे आपको एक आइडिया तो हो कि आप परफॉर्मेंस कहां चल रही है। जैसे हम ग्राफ देखते हैं ना, ऐसे ये ग्राफ, तो ये आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है कि ये ग्राफ आपका डिक्रीजिंग, आपको कैसे पता चलेगा ये आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ है। तो ये आपको पता चलेगा तो आपको एक अच्छा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और धोखे से आपका मान लो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो रहा है इस वीक में। यू शुड नो अबाउट योर प्रिपरेशन। स्टडी बूस्टर सेशंस में हम एसेंशियल वर्कशॉप्स के थ्रू एसेंशियल गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करो, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे ब्यूटीफुल फीचर जो होता है आइकॉनिक का, वो पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस है। जैसे कि हम कोई टेस्ट में अपीयर होते हैं स्टूडेंट्स, तो 50 में से आउट ऑफ 50 आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आप बने नहीं, और 4 क्वेश्चंस आपने सपोज रॉन्ग कर दिए। इन दैट केस यू रिक्वायर्ड, है ना, उन क्वेश्चंस की एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप उन क्वेश्चंस को एनालाइज करें, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें, उसके बाद उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एक टेस्ट का एक एक्सपर्ट आपको इसका एनालाइज करके बता रहे हो, इन डेप्थ एनालिसिस चल रहा हो, तो आप जज कर पाएंगे आपने कहां पर मात खाई और किस क्वेश्चन की क्या गहराई थी। कई बार क्वेश्चन बन जाता है लेकिन उसकी हम गहराई नहीं नाप पाते हैं, उसके लिए पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस अ बेटर आइडिया। नेक्स्ट, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स हम प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का। अब बात करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है अनअकैडमी ये हमारे YouTube चैनल पर, है ना, केट्रिक्स YouTube चैनल पर ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सारे जो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें मेरा EDC फुल कोर्स अवेलेबल है, सिग्नल सिस्टम बाय पंकज सिंह सर आपका अवेलेबल है, इंजीनियरिंग मैथ्स बाय पल्लव सर, अंकित गोयल सर का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन सब तो है, ये सिंक्रोनस मशीन, मे बी सम different languages, okay, so electrical machine or synchronous machine, oh machine different, okay, so this is given by Ankit Goyal sir। EFT and communication आपका विशाल सोनी सर का अवेलेबल है, प्रमीश सर का सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल है, एंड नेटवर्क एनालिसिस बाय भीमा शंकर सर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ नेटवर्क एंड डिजिटल, ओके। तो हमारी टीम में सबसे बेहतरीन टीचर्स का एक समावेश है पूरा का पूरा, और ये सारे टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर। अब आप अनअकैडमी प्लस पर आते हैं तो ये सारे के सारे टीचर्स आपको मिलेंगे एक साथ, आपको इनसे बेटर पढ़ने का आइडिया मिलेगा, बेटर गाइडेंस मिल रहा होगा आपको। तो ये सब कुछ मिल रहा है आपको अनअकैडमी के ये यूट्यूब चैनल पर, और अनअकैडमी प्लस पर ये टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं एक बेटर वे में, एक परफेक्ट वे में, जो आपकी प्रिपरेशन को एक बढ़िया डायरेक्शन देगा कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाए, ओके। अब कॉस्ट की बात करें तो अनअकैडमी प्लस के 12 मंथ्स, 18 मंथ और 24 मंथ्स की बात करें तो ये रिस्पेक्टिव प्राइजेस आपके दिए हुए हैं सब्सक्रिप्शन का। और ये जो कूपन कोड है EDC10, ये एक कूपन कोड है, मेरा कूपन कोड है, इसको आपको अप्लाई करना है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए 10% डिस्काउंट के लिए। अगर आप ये EDC10 कूपन कोड अप्लाई करते हैं और आप अनअकैडमी पर आते हैं तो आपको मिलेगा ये सारे बेहतरीन टीचर, ये सारे एक साथ मिलेंगे, इन सबका आपको कंटेंट मिलेगा एक ही कूपन कोड के थ्रू। ये सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपको गाइडेंस मिल रहा होगा क्लास में, जिसके थ्रू आप अपने उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना सीख जाएंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल लगने लगेगा इन द सेंस, ओके। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है। तो EDC10 कूपन कोड है, इसको आपको लगाना है। ये कूपन कोड आपको याद होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स को याद होना चाहिए, आपके जूनियर्स को भी याद होना चाहिए, सीनियर्स को भी याद होना चाहिए, जिससे जब वो सब्सक्रिप्शन लें तो वो 10% डिस्काउंट जरूर ले सकें, अदरवाइज 10% डिस्काउंट चूक सकते हैं वो EDC10। नेक्स्ट बात करते हैं, आप अपने कॉइन्स जो होते हैं, जब आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं हमारी अनअकैडमी पर, फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस अवेलेबल है उनको देखते हैं तो आप कॉइन्स अर्न करते हैं।
अगर आप उन कॉइन्स को अप्लाई कर देंगे तो आपका और सब्सक्रिप्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ईएमआई ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, जिससे पर मंथ आपकी कॉस्ट कटिंग होगी और आप पर बर्डन नहीं होगा। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ अनअकैडमी। ओके, नाउ आप बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। 12 मंथ्स 24 मंथ्स का प्राइजेस आपके पास अवेलेबल है। ये प्राइजेस अवेलेबल है और ये मेरा कूपन कोड है EDC10 जो आपको अप्लाई करना है। और आप ईएमआई ऑप्शंस का भी चूज कर सकते हैं। अभी जो नवंबर का मंथ चल रहा है डियर फ्रेंड्स, सो माय एडवाइस टू यू ऑल इज, अभी भी आपके पास 3 मंथ्स हैं और आप सपोज ऐसा सोच रहे हैं कि आपको एक दो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं एज्यूम करूं तो ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट के साथ मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम हो सकती है एनालॉग सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, EFT में। फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल के लिए बात कर रहा हूं। ओके, तो वो अनअकैडमी का अभी भी सब्सक्रिप्शन लेके अभी भी 3 मंथ्स में इन 3 और 4 सब्जेक्ट को कमांड अच्छा कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट उनको अच्छे से आते हैं तो आराम से सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप वो उन सब्जेक्ट को कवर करें, पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज करें और आप अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हो। 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस पर, तो आप उसको देख सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, आपका मशीन में प्रॉब्लम है, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम है, मेनली इन सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, मशीन, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप इन सब्जेक्ट को इन 3 मंथ्स में टारगेट कर सकते हैं। अगर बाकी सब्जेक्ट बेसिक्स आपको आते हैं तो आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आप 2021 देने वाले हैं और आप 2022 देने वाले हो, डेफिनेटली 18 मंथ्स के लिए आप फोकस करें। और हमने अभी नए बैचेस भी स्टार्ट किए ESC के लिए। तो ESC प्रीलिम्स के लिए एक नए बैचेस स्टार्टेड हुए हैं जिसमें 2 नवंबर से भीमा शंकर सर एंड पंकज सिंह सर आपके सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस एंड सिग्नल सिस्टम। तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं परफेक्टली और आप अपना प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास। टुडे क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं कि टुडे क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। ओके, तो टुडेस क्लास में डियर फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस बीजेटी एम्पलीफायर। तो बात करते हैं अगर हम बीजेटी एम्पलीफायर की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है कि डायरेक्टली जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं या मॉडल ड्रॉ कर रहे होते हैं तो एकदम से हॉच पॉच हो जाता है, बिल्कुल एकदम डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस, और एकदम से स्टूडेंट बिल्कुल परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और वो छोड़ ही देता है बीजेटी एम्पलीफायर को मोस्टली। और मॉसफेट एम्पलीफायर थोड़ा सिंपल पड़ जाता है उसका मॉडल बनाना, तो वो इजीली उसको टैकल कर लेता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गिव अप करने वाला टाइम आता है कि हम मैं बीजेटी एम्पलीफायर वाला पोर्शन स्किप कर दूं। ये बच्चों का होता है मेंटलिटी। और फिर सर इसका रीजन क्या होता है कि वो सीख क्यों नहीं पाते हैं? कि जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है बीजेटी एम्पलीफायर, ओके, बहुत सारे सब टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं नो डाउट, ओके, तो जब वो बीजेटी एम्पलीफायर पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा पेशेंस नहीं रखता। पेशेंस क्यों नहीं रखता? उसको लगता है कि यार मेरे को ये चीज 2 घंटे में समझ में आ जानी चाहिए। तो बेटा ये 2 घंटे का टॉपिक तो नहीं है ना कि 2 घंटे में एकदम से ये चीज समझ में आ जाए, बहुत क्लियर हो जाए। मैं इस क्रैश कोर्स में भी आपको एक बेटर वे में देने वाला हूं। तो मैं उस बेटर वे में देने वाला हूं, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा अच्छे से। तो आप पेशेंस रखिए, बाकी सामने आपके जो खड़ा है इंसान उस पर भरोसा रखिए 100%। गॉड के बाद आपको मेरे पे भरोसा करना है। आफ्टर गॉड, ओके, यू कैन बिलीव ओनली 1 पर्सन इन दिस वर्ल्ड, दैट इज मी। ओके, मतलब आई कैन से आफ्टर बिफोर पेरेंट्स आल्सो यू कैन बिलीव इन मी। ओके, क्योंकि टीचर इज जस्ट लाइक अ पेरेंट्स, ओके, केयरिंग टू यू। ओके, सो मीनिंग इज दैट अगर मैं एम्पलीफायर की बात करूं तो मेरा स्टाइल क्या है कि पहले मैं आपको कंफर्टेबल बनाऊंगा, धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट्स बनाऊंगा मैं आपके, जिससे क्या हो कि जब आप क्वेश्चन देखें तो आपका बीजेटी एम्पलीफायर का क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपको 1 मिनट या 2 मिनट ज्यादा लग रहे हैं तो डेफिनेटली वो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। तो लेट अस स्टार्ट विद द बीजेटी एम्पलीफायर। तो बीजेटी एम्पलीफायर की बात करें कि सपोज ये आपके पास एक एम्पलीफायर है, ये 2 पोर्ट नेटवर्क बनाया मैंने एम्पलीफायर का, आउटपुट वोल्टेज V2, इनपुट वोल्टेज V1, इनपुट करंट I1, आउटपुट करंट I2। तो ये एक एम्पलीफायर है, ओके, जिस पर इनपुट में लगाया हुआ है सोर्स, जिस सोर्स वोल्टेज का रेजिस्टेंस है सोर्स रेजिस्टेंस RS, इसको मुझे एम्पलीफाई करना है। और ये आउटपुट है मेरा, यहां पर मेरा आ रहा होगा आउटपुट V0 और इस आउटपुट की करंट होगी मेरी I0। ओके, आउटपुट करंट I0, आउटपुट वोल्टेज V0, और ये मेरी होगी सोर्स करंट IS। ओके, ये मेरी होगी सोर्स करंट IS। तो सोर्स वोल्टेज VS, सोर्स करंट IS, आउटपुट वोल्टेज V0, आउटपुट करंट I0, आउटपुट लोड resistance is RL, and this is a 2 port network of the BJT amplifier. So amplifier you can have BJT amplifier, MOSFET amplifier, okay, anything you can have, okay, BJT, MOSFET, JFET amplifier। तो जस्ट हम BJT एम्पलीफायर फोकस कर रहे हैं यहां पर। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि बीजेटी एम्पलीफायर का जब क्वेश्चन होता है तो हम उसमें कैलकुलेट क्या क्या कर रहे होते हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन में आपको पता होगा कि सबसे पहला पैरामीटर जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं इंटरनल इनपुट इंपीडेंस।
अगर मैं इस बीजेटी एम्पलीफायर जो हमारे पास दिया हुआ है इसका मैं यहां से इंपीडेंस देखूं तो इंपीडेंस कितना देखेगा? आपको पता होगा नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क में बच्चा पहना होना चाहिए, ये बात तो मस्ट है। ओके, तो नेटवर्क क्या बोलता है कि हमें कहीं से भी इंपीडेंस देखना है तो इंपीडेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो। तो अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां से वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या देखेगा? यहां पर वोल्टेज इस पोर्ट पर V1 है, करंट I1 एंटर कर रहा है, तो मैं यहां से RI की बात करूं तो RI जो होगा वो V1 अपॉन I1 होगा। इसको बोलूंगा मैं, ये कौन सा इंपीडेंस हो गया? इस एम्पलीफायर के जस्ट इनपुट टर्मिनल से देखने वाला इंपीडेंस। लेकिन अगर सपोज मेरे को यहां से इंपीडेंस निकालना हो तो यहां से निकलने वाला इंपीडेंस क्या होगा? टोटल इंपीडेंस, इसको मैं बोलूंगा RI डैश। ये RI डैश कितना होगा? यहां से VS अपॉन IS का रेशियो। किसका होगा ये? VS अपॉन IS का रेशियो। नेक्स्ट उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो मेरा हो गया इंपीडेंस। अगर मैं आउटपुट इंपीडेंस की बात करूं, आउटपुट इंपीडेंस यहां से देखूं तो कितना देखेगा मुझे? आर नॉट इक्वल टू क्या होगा? देखो बेटा, यहां से इनपुट इंपीडेंस देख, यहां से आउटपुट इंपीडेंस देख रहा हूं इंटरनल वाला। इंटरनल का मतलब बीजेटी एम्पलीफायर सेक्शन का, नॉट कंप्लीटिंग लोड। ओके, यहां से देख रहा हूं तो यहां से B2 वोल्टेज है अपॉन करंट कितना है आपका? I2। ओके, लेकिन इसमें कहानी क्या होती है कि V2 अपॉन I2 लिख दोगे तो मजा नहीं आएगा। क्या होता है कि थेवेनिन थ्योरम क्या बोलती है आपको? थेवेनिन ये बोलता है कि जब भी आपको किसी नोड पर वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो निकालना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो अगर वहां से आपको सोर्स दिख रहा है तो सोर्स को ऑफ करना है। अब मैं यहां से देख रहा हूं, देखा मैंने, ओहो कौन दिख रहा है? VS दिख रहा है। VS बोला अच्छा तुम दिख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, VS दिख रहा है। अगर VS दिख रहा है बेटा तो VS को आपको ऑफ करना पड़ेगा, VS इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट की बात है सर, आपने यहां पर इंपीडेंस निकाला तो आपने यहां पर कोई कंडीशन नहीं लगाई कि वोल्टेज ऑफ द आउटपुट इज 0, VS 0, बिकॉज यहां से देख रहा हूं ना तो मुझे कोई सोर्स नहीं दिख रहा, नो सोर्स इज देयर। ओके, मैं यहां से देख रहा हूं ना तो मुझे कोई सोर्स नहीं दिख रहा, VS अपॉन IS का रेशियो, नो अदर सोर्स, है ना, कोई सोर्स नहीं दिख रहा। लेकिन मैं जब यहां से देख रहा हूं ना तो मुझे सोर्स दिख रहा है, इसलिए मैं सोर्स को ऑफ कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं ओवरऑल आउटपुट इंपीडेंस निकालूं यहां से तो उसको बोल दूंगा मैं ओवरऑल आउटपुट इंपीडेंस को R0 डैश होगा मेरा V0 अपॉन I0। आउटपुट वोल्टेज V0 अपॉन I0 का रेशियो, या V0 अपॉन I2 बोल सकता हूं मैं यहां से देखने वाला। तो V0 अपॉन I0, करंट से कोई मतलब नहीं होता, करंट जा रहा है आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव इंपीडेंस चेंज हो जाएगा। जिस करंट नेगेटिव होगा तो आपको नेगेटिव टाइप का दिखने लगेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, सो R0 डैश इक्वल टू V0 अपॉन I0 व्हेन VS इज इक्वल टू 0। ये हमें कैलकुलेट करना है। ये तो इंपीडेंसेस की बात हो गई। फिर ऐसे ही हम बात करेंगे करंट गेन की। ओके, ऐसे हम बात करेंगे वोल्टेज गेन की। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं धीरे धीरे। तो पहला देखते हैं हम, पहला मैं लिख रहा हूं, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से नोट करना, ध्यान से समझना। आपको लगेगा अभी कि आपका ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, लगेगा, मैं बता रहा हूं 2-3 घंटे लगेगा बिल्कुल एकदम, लेकिन बिलीव कीजिए यही आपके बीजेटी एम्पलीफायर की जिंदगी को बदलेंगे। देखना, पहला पैरामीटर इंटरनल इनपुट इंपीडेंस। और आपको लगेगा कि चल क्या रहा है, कई बार तो ऐसा भी लग सकता है आपको कि चल क्या रहा है, उसको चलने देना। छाती में को पत्थर रख लेना, बोल देना तो ये टीचर तो सामने वाला बर्बाद करके मानेगा जिंदगी, ये मान लेना छाती पर रख के। लेकिन जैसे 3 घंटे निकलेंगे, 4 घंटे निकलेंगे, उसके बाद बोलेंगे जिंदगी आसान है, ये टीचर ने जिंदगी आसान बना दी। क्वेश्चन है, मैं मॉडल नहीं बनवाऊंगा, डायरेक्ट देख के आंसर निकलेगा आपका। देखा बीजेटी एम्पलीफायर आंसर कितना है? -50 गेन है इसका। व्हाट इज द वोल्टेज? वोल्टेज द इनपुट इंपीडेंस HI प्लस 1 प्लस HFE टाइम्स ऑफ RE। डायरेक्ट आंसर दोगे आप, और ये आपको, ये मैं सिखा के मानूंगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है आपका यहां से? ऐसा नहीं कि टीचर को आ रहा है जो चीज है बस बच्चे को नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होगा। मेरे को जो आएगा वो आपको भी आएगा। इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, अगर मैं इंटरनल इनपुट इंपीडेंस की बात करूं तो वो इंटरनल इनपुट इंपीडेंस को क्या बोलूंगा मैं? यहां पर RI, वो कितना है आपका? देखो V1 वोल्टेज अपॉन I1 करंट, ये हो गया इंटरनल इनपुट इंपीडेंस RI। सेकंड इज, अब देखो ये इंटरनल इनपुट इंपीडेंस RI हो गया। अब मैं आपसे पूछूं ये RI इक्वल टू V1 अपॉन I1 है, कितना है ये? 25 है, 50 है, 75 है, 575 है कि 10,513 है? नहीं पता ना। यही चीज निकालने के लिए कि ये V1 अपॉन I1 का रेशियो कितना होगा इस एम्पलीफायर के इनपुट पर, या इंटरनल इनपुट इंपीडेंस कितना होगा, या इंटरनल इनपुट इंपीडेंस मींस इंटरनल पैरामीटर हो गया ना बीजेटी एम्पलीफायर का, ये कितना होगा, इसी को कैलकुलेट करने के लिए तो हम यूज करते हैं एच पैरामीटर, आर पाई मॉडल, RE मॉडल। ये सब जो मॉडल्स है ना वो हम क्यों यूज करते हैं, अब समझ में आया आपको? इन इंटरनल पैरामीटर को निकालने के लिए। क्योंकि आप देखोगे इस ओवरऑल को निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्यों नहीं होगी,
अब मैं बात करने वाला हूं ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस। ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस, अगर आप ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस निकालने की बात करते हैं तो इसमें क्यों दिक्कत नहीं है सर? इसमें इसलिए दिक्कत नहीं है कि इंटर इनपुट इंपीडेंस आ गया यहां से। अब मैं इस सर्किट को अगर रिड्यूस करूं तो ऐसा बना सकता हूं क्या मैं कि ये Vs है, इसके बाद ये सर Rs था आपका, यहां तक आ गया Vs एंड Rs, ओके, और ये करंट हो गया आपका Is, ओके, ये हो गया Vs Is और ये Rs, ओके। अब देखो यहां पर, यहां से इनपुट इंपीडेंस कितना देखा, यहां से V1 अपॉन I1 का रेशियो Ri देखा, तो क्या आप यहां पर Ri लगा सकते हैं? ये Ri लगा सकते हैं, ये Ri, मतलब आपको यहां से Ri दिख रहा था ना, ये देख लिया, ये देखने पर मुझे Ri दिखा तो Ri से रिप्लेस हो गया, मतलब ये पूरा बीजेटी एम्पलीफायर निचोड़ दिया आपने, Ri के फॉर्म में लगा दिया, मतलब ये पूरा निचोड़ दिया, सी करके क्या लिख दिया यहां पर Ri लिख दिया, वो इंटरनल इनपुट इंपीडेंस। मतलब यहां से कोई इंसान छोटे बच्चे को बोलो क्या दिख रहा है, छोटा बच्चा बोलेगा भैया भैया मुझे बीजेटी की लाइन दिख रही है, तुम क्या बोलोगे एज इंजीनियर? मुझे Ri दिख रहा है, क्या बोलोगे? Ri दिख रहा है, लगा दिया। अब यहां से इंपीडेंस कितना देखेगा, जो मैं ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस बोल रहा हूं कि यहां से देखने वाला इंपीडेंस को मैं Ri बोल रहा हूं, डैश बोल रहा हूं, वो ओवरऑल कितना होगा? यहां से देखो, यहां से इंपीडेंस कितना दिख रहा होगा टोटल? Rs प्लस Ri। मतलब क्या हुआ? मतलब बेटा ये हुआ, Rs क्वेश्चन में दिया हुआ, यहां पर लगा हुआ 20 ओम। अगर आपको Ri की वैल्यू पता है, इस Ri की वैल्यू पता है, मान लो 5 ओम है, तो 20 प्लस 5 25 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो आप ये बताओ दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको ये Ri डैश नहीं पता, तो आपको निकालना क्या है एक्चुअली, कौन चीज आपको प्रॉब्लम दे रहा है? इंटरनल पैरामीटर्स प्रॉब्लम दे रहा है। इंटरनल इनपुट इंपीडेंस क्या होगा इस बीजेटी एम्पलीफायर का, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी के लिए हम एच पैरामीटर मॉडल पढ़ेंगे, इसीलिए हमें एच पैरामीटर मॉडल पढ़ना है, क्योंकि हमें Ri निकालना है V1 अपॉन I1। थर्ड चलते हैं हम करंट गेन पर, ओके। ये इंटरनल इनपुट इंपीडेंस हो गया, फिर हम आउटपुट इंपीडेंस भी देख लेते हैं, ओके। चलो आउटपुट इंपीडेंस पहले देख लेते हैं। इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस, इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस, इसको भी देख लेते हैं। लो, आउटपुट इंपीडेंस कितना दिख रहा है? R0 V2 अपॉन I2 व्हेन Vs इज इक्वल टू 0। ये हो गया, जैसा यहां लिखा था वैसे लिख दिया। अब कितना होगा V2 अपॉन I2? 50, 75, 575, 5 करोड़, कितना है नहीं पता ना। इसी के लिए तो क्या करना है हमको, एच पैरामीटर पढ़ना है। ऐसे बोलूंगा बार बार, जिससे आपको पता चल जाए कि एच पैरामीटर पढ़ना क्यों है। इसीलिए पढ़ना है क्योंकि अब तक ये नहीं पता ना, तब तक जिंदगी बर्बाद है। क्योंकि ये तो हमें पता है, अगर कोई बोल दे कि ओवरऑल निकालना है, मतलब आप ओवरऑल तो निकाल पाओगे, ओवरऑल पैरामीटर, ओवरऑल आउटपुट इंपीडेंस, ओवरऑल गेन, ओवरऑल करंट गेन, ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस, ये सब निकालना आसान है। जिंदगी कठिन कहां पर है? इंटरनल पैरामीटर में। उसी के लिए पढ़ना है एच पैरामीटर, आर पाई, आर ई, जो भी मॉडल है। आर नॉट डैश क्या है आपका? यहां से इंपीडेंस कितना दिख रहा है पहले देख, यहां से कितना दिखा तुझे? आर नॉट दिखा, यहां से आर नॉट दिख गया ना, यहां से मुझे आर नॉट इंपीडेंस दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको ऐसे बना दूं सर्किट को, ये दिख रहा था मुझे, ये आर नॉट इंपीडेंस दिखा, यहां से दिखा मुझे लोड आर एल, ओके। अब मुझे यहां से इंपीडेंस देखना है, जिसको मैं आर नॉट डैश बोल रहा हूं। तो आर नॉट डैश कितना होगा बेटा, खुद देखो। आर नॉट डैश को निकालना था मुझे, ओके, इसको मिटा देता हूं मैं यहां पर, ओके। आर नॉट डैश निकालना है मुझे जिंदगी में, ये आर नॉट डैश, ओके। तो आर नॉट डैश कितना होगा बेटा, आप देखो यहां से, ये आर नॉट डैश, ये आर नॉट आ गया मुझे यहां से देखा, तो मुझे यहां से आर नॉट, 1 मिनट, ओके। तो यहां से मुझे आर नॉट दिख गया, यहां से पूरा सर्किट जो था, यहां से मैंने देखा, यहां से मैं छोटे बच्चे से देखा क्या दिख रहा है, बोल रहा है ये बीजेटी एम्पलीफायर लिखा, उसकी लाइन दिख रही है। आप इंजीनियर हो, आपको क्या दिखा? यहां से मुझे देखा इंपीडेंस V2 अपॉन I2 को रेशियो आर नॉट दिखा मुझे, ओके। आर नॉट दिखा तो सर्किट को मैंने आर नॉट से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहां से ओवरऑल कितना दिखेगा मुझे? अगर मैं ओवरऑल की बात करूं आर नॉट डैश की, तो आर नॉट डैश कितना दिख जाएगा? आर नॉट डैश इज आर नॉट पैरेलल आर एल। मतलब समस्या कहां आई जिंदगी की? समस्या ये आई जिंदगी की कि आपको आर एल जो है वो तो क्वेश्चन में दिख रहा होगा साफ साफ लोड लगा हुआ,
लेकिन आर नॉट नहीं दिख रहा होगा। इस आर नॉट को निकालने के लिए ही क्या करना है, एच पैरामीटर मॉडल पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 5th नंबर, इंटरनल करंट गेन। मतलब आपको ये सिखा रहा हूं मैं यहां पे कि आपके पास अगर इंटरनल पैरामीटर है, जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, और मैं कान में आके बता जाऊं कि बच्चा इसका इंटरनल इनपुट इंपीडेंस 20 किलो ओम है, तो आप ओवरऑल को तुरंत निकाल पाओ। तो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना पहला, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखने वाला है बीजेटी एम्पलीफायर के क्वेश्चन में। एक एम्पलीफायर लगा होगा, यहाँ पर VS RS लगा होगा, RL लगा होगा, ये देखने को मिलने वाला है। अब बात कर रहा हूं इंटरनल करंट गेन की। मैं इंटरनल करंट गेन क्या होगा, गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इंटरनल करंट गेन की बात करूं मैं, AI, तो AI क्या होगा, ये इंटरनल करंट गेन, आउटपुट करंट I2 है, इनपुट करंट I1 है इस एम्पलीफायर की, तो I2 बाई I1 तो होगा, लेकिन ये करंट एंटर कर रही है, तो ये क्या होगी, -I2 ऐसे। तो हमें लीविंग करंट निकालनी, तो लीविंग करंट अपॉन एंटरिंग करंट, -I2 बाई I1 होगा इंटरनल करंट गेन, -I2 बाई I1, ये आपका इंटरनल करंट गेन है। तो आप क्या निकालोगे 6 नंबर पर, ओवरऑल करंट गेन। क्या निकालोगे आप, ओवरऑल करंट गेन। ओवरऑल करंट गेन क्या होगा मेरे बच्चे, ओवरऑल करंट गेन होगा आपका, यहां से देखो, ओवरऑल करंट गेन, ओवरऑल आउटपुट करंट I नॉट बाई IS। ओके, तो देखो ओवरऑल करंट गेन को मैंने AI डैश बोल दिया। ओके, तो मेरे नोटेशन क्या होगा अभी इसके लिए, डैश वाले मतलब ओवरऑल, विदाउट डैश वाले इंटरनल पैरामीटर। ओके, तो AI डैश जो होगा वो होगा आपका I नॉट बाई IS, I नॉट बाई IS। तो I नॉट बाई IS कैसे निकालोगे, देखो I नॉट बाई IS लिखना है ना, मेरा तरीका सुन, I नॉट के बाद कौन सी करंट दिख रही है, I2, I2 के बाद कौन सी करंट दिख रही है, I1, I1 के बाद कौन सी दिख रही है, IS। तो देख स्टाइल देख, I नॉट लिखा, I नॉट के बाद क्या दिख रही है तुझे, I2 मल्टीप्लाई बाई I2, I2 के बाद कौन सी करंट दिखी, I1 इंटू I1 के बाद कौन सी करंट दिख रही है, IS। ये लिख दिया, ये स्टाइल हो गई। तो AI डैश क्या होगा बेटा, AI डैश I नॉट बाई I2 देखूं तो I नॉट और I2 में क्या रिलेशन दिख रहा है, I नॉट इक्वल टू -I2 है, हाँ, तो I नॉट बाई I2 क्या हुआ, -1। I2 by I1 is minus times of internal current gain. ओके, I1 by IS क्या दिख रहा है, I1 ही IS है, तो क्या आंसर आ गया इसका, इंटरनल करंट गेन। मतलब इस स्ट्रक्चर में ओवरऑल करंट गेन इंटरनल करंट गेन के बराबर है। क्यों है बराबर बेटा, क्योंकि करंट को डिवाइड करने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए होता है। यहां पर कहीं पर भी पैरेलल में रेजिस्टेंस बीच में नहीं आया है। यहां पर देखो ये I2 I1 है ना, I2 देखो यहां पर क्या I2 डिस्टर्ब हो रही है, यहां पर I2 सेम करंट, मतलब लोड में और एम्पलीफायर के आउटपुट में जो करंट है वो सेम है। सिमिलरली इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर में और सोर्स में जो करंट है वो सेम है। अगर मैं बात करूं I1 की, I1 तो सेम करंट है। जब तक अगर यहां पर मेरा रेजिस्टेंस नहीं लगेगा ना, तब तक आपका करंट डिस्टर्ब नहीं होगा। जब तक करंट डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ओवरऑल करंट गेन और इंटरनल करंट गेन बराबर आएंगे। तो ओवरऑल करंट गेन इंटरनल करंट गेन के बराबर आया, ओवरऑल करंट गेन AI डैश इंटरनल करंट गेन के बराबर आया। बढ़िया है, खुशी की बात है, क्या बोलोगे ऐसे, खुशी की बात है। ये हो गया आपका ओवरऑल करंट गेन। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पर, इंटरनल वोल्टेज गेन। इंटरनल वोल्टेज गेन, वोल्टेज VG गेन, वोल्टेज गेन। ये वोल्टेज लिखा हुआ कहीं समझ में नहीं आता, ये क्या लिख दिया, V/G वोल्टेज। भाई ऐसा बहुत बार लिखा जाता है बुक्स में, ओके, बहुत बार लिखा जाता है ऐसा टेक्निकल में अपना, V/ करके जी वोल्टेज। ओके, सो इंटरनल वोल्टेज गेन की बात करूं तो इंटरनल वोल्टेज गेन क्या होगा, इंटरनल वोल्टेज क्या है, इनपुट में V1, आउटपुट में क्या है V2, तो V2 बाई V1। इंटरनल वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू V2 बाई V1। क्या हो गया, V2 बाई V1। इंटरनल वोल्टेज गेन V2 बाई V1 है, तो कैसे निकालोगे V2 बाई V1 को, थोड़ा देखना है यहां पर, क्या निकाल सकते हो आप, इसको निकाल सकते हो किसी दूसरे के हेल्प से। व्हाट इज V2, यहां पर V2 इक्वल टू
ऐसा बोल सकता हूं मैं V2 इक्वल टू माइनस I2 करंट इंटू RL, माइनस I2 करंट इज गोइंग इनटू RL, माइनस I2 इंटू RL, V2 इक्वल टू माइनस I2 करंट इंटू RL है। V1 क्या है बेटा, V1 यहां से बोलूं मैं तो V1 आपको क्या दिख रहा है, ये देखो ये RI जो इंपीडेंस था वो कैसा था, यहां पर करंट I1 और V1 का रेशियो ये बना दिया, तो गलत है क्या यहां पर, ये जो ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस निकाल रहा था तब मैंने देखा था ये RI क्या था, आपको यहां से देखने वाला इंपीडेंस V1 अपॉन I1 का रेशियो, RI क्या है आपका V1 अपॉन I1, यहां पर इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, करंट I1 है, तो V1 अपॉन I1 क्या होगा RI, ठीक है। तो ऐसा बना लिया। अब मुझे चाहिए क्या, यहां पर V1 चाहिए, V1 कितना है यहां पर बेटा I1 इंटू RI, I1 इंटू RI, तो यहां से ले देता हूं I1 इंटू RI। तो क्या देखा भाई साहब, मुझे यहां से देखा माइनस I2 बाई I1 एक इंटरनल करंट गेन है एम्पलीफायर का, मल्टीप्लाई बाई ये लगा हुआ है आपका लोड रेजिस्टेंस RL अपॉन इंटरनल इनपुट इंपीडेंस RI। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपसे कोई पूछे तो ऐसे बोल सकते हो आप कि इंटरनल वोल्टेज गेन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोलोगे, इंटरनल वोल्टेज गेन जो है आपका वो सबसे परम शुद्ध आत्मा है, बहुत आसान है इंटरनल वोल्टेज गेन को निकालना। इंटरनल वोल्टेज गेन आप डायरेक्टली बोल सकते हो इंटरनल वोल्टेज गेन इक्वल टू इंटरनल करंट गेन ऑफ द एम्पलीफायर, तुरंत बोलना है ऐसे करके, इंटरनल करंट गेन ऑफ द एम्पलीफायर, इंटरनल करंट गेन ओके मल्टीप्लाई बाई ये लोड RL दिख रहा है, लोड की जगह मैं प्रेफर करूंगा लिखना ओवरऑल लोड, कंप्लीट लोड, टोटल लोड बोलूंगा मैं। क्यों, आगे एक और स्ट्रक्चर मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर को, उसमें देखेंगे आप तब समझ में आएगा कि ओवरऑल लोड है यहां पर। ओके, तो ये लोड नहीं है अकेला, ओवरऑल लोड, टोटल लोड, टोटल लोड ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको, टोटल लोड। तो आपको जब भी गेन निकलवाना बताऊंगा मैं, तो वोल्टेज गेन के लिए कभी मैं नहीं बोलूंगा कि आप वरी करो। आपको इंटरनल करंट गेन पता है, इंटरनल करंट गेन लिखा इनटू टोटल लोड लिखा डिवाइडेड बाय RI क्या है, इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, तो डिवाइड बाय इंटरनल, डिवाइड बाय इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, ये आ गया इंटरनल वोल्टेज गेन। तो जब भी आपको इंटरनल वोल्टेज गेन लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरे को अच्छा लगने के लिए आपको ऐसा करना है बस, और तुमने मेरे को अच्छा लगवा दिया ना तो आपको तो अपने आप अच्छा लगेगा। क्या, इंटरनल वोल्टेज गेन इक्वल टू इंटरनल करंट गेन इनटू टोटल लोड अपॉन इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, ऐसे बोलोगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 8th नंबर, ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या होगा, ओवरऑल वोल्टेज V नॉट बाई VS, अगेन कैसे लिखेंगे V नॉट बाई VS को, मैंने बोला है V नॉट के बाद दूसरा वोल्टेज क्या है V2, V2 के बाद V1, V1 के बाद VS, ये वोल्टेज दिख रहे हैं तो ऐसे लिख दो, देखो V नॉट के बाद V2 इंटू V2 के बाद V1 इंटू V1 के बाद VS, देखो VS कैंसिल, ओके सॉरी V1 कैंसिल, V2 कैंसिल, V नॉट बाई VS ही लिखा हुआ है। तो आप बात करें V नॉट बाई VS की, तो V नॉट बाई VS कितना होगा, V नॉट बाई V2, V नॉट बाई V2 देखें, V नॉट और V2 क्या दिख रहे हैं आपको, बन दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। ओके, तो बन लिख दिया मैंने, V2 बाई V1 ओहो इंटरनल वोल्टेज गेन इनटू V1 बाई VS, V1 और VS सेम है क्या, नहीं, इस रेजिस्टेंस RS की वजह से V1 और VS सेम नहीं है। अगर ये RS नहीं लगा होता तो V1 VS के बराबर होता और बन रख देते, ओवरऑल गेन इंटरनल गेन के बराबर आता, मतलब अगर RS नहीं लगा होता है तो ओवरऑल गेन इंटरनल वोल्टेज गेन के बराबर आता, लेकिन RS लगे होने की वजह से सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस होता है, जिंदगी में अगर सीरीज में रेजिस्टेंस आएगा तो वोल्टेज को दिक्कत देता है, करंट को नहीं देगा। सीरीज रेजिस्टेंस ऐसा आता है तो वोल्टेज को डिग्रेड करता है, वोल्टेज को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल वोल्टेज गेन इंटरनल वोल्टेज गेन के बराबर तब नहीं होता है जब सीरीज में आपका एक रेजिस्टेंस हो RS। ओके, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब मेरे को बात करना है किसकी, V1 बाई VS क्या होगा, यहां से देखना V1 और VS का रिलेशन, अगर मैं यहां से निकालूं, यहां पर निकालूं मैं V1 बाई VS का रिलेशन, तो क्या दिखेगा मुझे यहां पर V1 बाई VS का रिलेशन, V1 इक्वल टू VS इंटू RI अपॉन RI प्लस RS, V1 इक्वल टू क्या दिखेगा VS इंटू RI अपॉन RI प्लस RS, यही दिखेगा। तो बेटा यहां से V1 बाई VS कितना आ गया,
V1 बाई वी एस आ गया आर आई अपॉन आर आई प्लस आर एस, ये दिखाना मुझे। तो V1 बाई वी एस इक्वल टू क्या आ गया, आर आई अपॉन आर आई प्लस आर एस। अगर ये चीज आपने प्रैक्टिस कर ली तो इससे पता है क्या जिंदगी आसान हो गई, कि अगर आपको ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालना हो और मैं एग्जाम में कान में आके आपके इंटरनल वोल्टेज गेन बता जाऊं, क्योंकि प्रॉब्लम तो इंटरनल पैरामीटर है ना कि ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल निकालना तो बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन इक्वल टू इंटरनल वोल्टेज गेन इनटू आर आई अपॉन आर आई प्लस आर एस। अब थोड़ा देखो महसूस करो, इसको फील करो, जिससे मैं डायरेक्ट लिखना सीखूं और जिससे मैं जब बाद में जरूरत पड़ेगी तो इन कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। देखो यहां पर वोल्टेज में कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं, पैरेलल 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 पैरेलल, V2 और V0 बराबर है तो सेम है, कोई सीरीज रेजिस्टेंस नहीं है। V2 के बाद यहां पर क्या है, एक गेन है, एम्पलीफायर का गेन है, ठीक है, इंटरनल गेन। V1 आ गए, V1 और VS बराबर है क्या, नहीं, कितना है, बीच में RS लगा हुआ है। यहां पर V1 कितना होगा, यहां पर देख इंपीडेंस कितना RI, तो V1 क्या होगा, VS इंटू RI अपॉन RI प्लस RS होगा कि नहीं होगा। V1 इक्वल टू VS इंटू RI रेजिस्टेंस अपॉन RI प्लस RS, मतलब RI अपॉन RI प्लस RS नाम का एक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इंटरनल वोल्टेज गेन में। तो डायरेक्ट लिखना करना, ओवरऑल वोल्टेज गेन इक्वल टू इंटरनल वोल्टेज गेन इनटू RI अपॉन RI प्लस RS। तो मेरी आत्मा, मतलब मुझे अच्छा लगेगा, आत्मा को शांति नहीं, ओके, तो मुझे अच्छा लगेगा ऐसा, ठीक है, मेरी आत्मा को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अगर ऐसे करके किया तो डायरेक्टली ये सब बातें भूल के बिल्कुल एकदम। तो ओवरऑल गेन इक्वल टू इंटरनल गेन टू RI अपॉन RI प्लस RS। तो आपका क्या होगा, जिंदगी बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं सेकंड स्ट्रक्चर, चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। इस सेकंड स्ट्रक्चर में भी वही सेम करना है मुझे, इंटरनल इनपुट इंपीडेंस, इंटरनल के बाद इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस, ओवरऑल इनपुट इंपीडेंस, ओवरऑल आउटपुट इंपीडेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन, सब की बात करना है। तो देखो कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर का जिंदगी में। अब बेटा बताओ यहां से इंपीडेंस कितना दिखेगा आपको, यहां से इंपीडेंस कितना दिखेगा, मैंने बोल दिया आर आई, जो कि क्या होगा V1 अपॉन I1। अब थोड़ा कुछ मैं जल्दी जल्दी करूंगा, तो यहां से कितना दिखेगा बेटा, उसको नाम दे दूं, देख अब यहां से तेरे को आर आई दिख रहा है, पूरा एम्पलीफायर निचोड़ दिया, यहां से आर आई दिख रहा है, तो यहां से क्या दिखेगा, R1 पैरेलल आर आई, या इसको नाम दे दिया अभी थोड़ी देर के लिए आर आई डैश। तो क्या दिखेगा मुझे यहां से आर आई डैश, R1 पैरेलल आर आई। अगर मैं बोलूं यहां से कितना दिखेगा, यहां से इंपीडेंस देखा मैंने, उसको दे दिया मैंने नाम आर आई डबल डैश। तो अभी ये पैसा मत देना आर आई डबल डैश, ये नोटेशन मेरे हैं, आपको एग्जाम में एरो करके बना होगा कि कहां से इंपीडेंस निकालना है, या नोटिफाई कर देगा कि आपको VS अपॉन IS का रेशियो निकालना है, कि VS अपॉन किसका रेशियो निकालना है। मान लो ये करंट है आपकी IS, ये आपकी लोड करंट आपकी I0 या IL बोल दूं मैं, और ये आउटपुट वोल्टेज है आपका लोड के अक्रॉस V0। तो बेटा देखो यहां से कितना होगा, आप ग्रीन कलर के पेन से देखें, आर आई डबल डैश। अब देख बेटा यहां से कितना देखा तेरे को आर आई, यहां से कितना देखा R1 पैरेलल आर आई, या मैं बोल दूं उसका नाम आर आई डैश। तो यहां से पूरा बीजेटी अब तेरे को क्या देखने लगा, आर आई डैश। तो यहां से कितना देखेगा आर एस, और ये आर आई डैश सीरीज में होंगे, आर एस प्लस आर आई डैश, आर एस प्लस आर आई डैश, ये देखेगा। अब बात करते हैं यहां से, तो यहां से आउटपुट इंपीडेंस कितना देखेगा, आप देखो यहां से आर नॉट, जो कि क्या होगा V2 अपॉन I2। अब V2 अपॉन I2 है ना, बस वही दिक्कत है कि वो कितना होगा, वो पता हो तो फिर यहां से तो तुम निकाल ही लोगे बेटा। यहां से कितना देखेगा, आपको नाम दे दिया मैंने आर नॉट डैश। यहां से देखने पर मेरे को आर नॉट दिख रहा है, यहां से देखने पर मुझे आर नॉट दिख रहा है, पूरा रेजिस्टेंस आर नॉट है यहां पर, तो यहां से कितना देखेगा आर नॉट पैरेलल R2 दिखेगा। ओके, अब देखो यहां से अगर कोई बोल दे कि यहां से कितना देखेगा, जब आपको यहां से आर नॉट डैश दिखने लगा तो यहां से कितना देखेगा आर नॉट डैश, यहां तक दिख रहा है, यहां पर आर एल, आर नॉट डैश पैरेलल आर एल बोलूंगा ना, तो आर नॉट डबल डैश क्या होगा, आर नॉट सिंगल डैश पैरेलल विद लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो ये आपका तरीका है पूरा का पूरा इंपीडेंस निकालने का, ये मैंने लिख दिया यहां पर। अगर आपसे कोई बोले कि इस सर्किट में लोड कितना है, तो लोड की बात करें तो लोड पूरा का पूरा ये होगा, इसको लोड बोलेंगे। लोड वो चीज होती है जो कि सर्किट को लोड दे रहा होता है। ये जो एम्पलीफायर है इसका लोड क्या दिख रहा है, R2 पैरेलल RL, इसका लोड बोलूं मैं तो लोड R2 पैरेलल RL है इस एम्पलीफायर का। ओके, नाउ ये हो गया आपके इंटरनल इनपुट इंपीडेंस एंड आउटपुट इंपीडेंस। अब वोल्टेज गेन की बात करता हूं, करंट गेन की बात करता हूं। पहला इंटरनल करंट गेन, इंटरनल करंट गेन, इंटरनल करंट गेन को मैं रिप्रेजेंट करूंगा AI से। AI कितना होगा बेटा, देखो अगेन I2 बाई I1,
ये I2 है, तो ये क्या होगा इधर जाने वाला, -I2, सो -I2 बाई I1। अब ये -I2 बाई I1 तो हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 है, 25 है, 75 है कि 575 है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। जब तक ये नहीं पता तब तक कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इसी के लिए हमें एच पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे। सेकंड, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना जब, तो इसमें यही पढ़ाऊंगा एच पैरामीटर। थ्रू द एच पैरामीटर वी विल गो फॉर इंटरनल पैरामीटर ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर या कॉमन एमिटर विद आरई एम्पलीफायर। वो इंटरनल पैरामीटर निकाल लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करने लगेंगे। क्वेश्चन में इंटरनल पैरामीटर डायरेक्टली आप निकाल दोगे और फिर उसके बाद इन कॉन्सेप्ट के थ्रू ओवरऑल निकाल दोगे। इंटरनल करंट गेन के बाद मैं बात करने वाला हूं ओवरऑल करंट गेन की। ओवरऑल करंट गेन की, तो ओवरऑल करंट गेन क्या होगा बेटा, देखते हैं। अब देखते हैं आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है। ओवरऑल करंट गेन होगा आपका ए आई डैश। ए आई डैश कितना होगा बेटा, ये आई नॉट अपॉन आई एस ओवरऑल करंट गेन। आई नॉट बाई आई एस बोल रहा हूं मैं, टोटल करंट गेन। ए आई बार बोल दो, ए आई डैश बोल दो, जो आपको बोलना है वो बोल दो। तो आई नॉट बाई आई एस क्या होगा, आई नॉट के बाद आई एस तक जाना है। आई नॉट के बाद कौन सा करंट है, आई टू, तो लिख देता हूं आई नॉट बाई आई टू इंटू आई टू बाई आई वन, और फिर आई वन के बाद कौन सा करंट है, आई वन बाई आई एस। ये हो गया, ओके। तो अगर आप बात करूं मैं ए आई डैश की, ए आई डैश क्या आ जाएगा, आई नॉट बाई आई टू। आई नॉट और आई टू में क्या रिलेशन है, ये निकालना है। तो अब बेटा देखो आई नॉट और आई टू में रिलेशन, देख बेटा यहां से -I2 है ना, अगर मैं इस सर्किट को बना लूं तो आपको क्या दिखेगा कि -I2 करंट आ रही है और R2 और RL में डिवाइड हो रही है। अगर मैं ऐसे बना लूं तो कोई गुनाह है क्या, ये RL और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आपका R2, और यहां से जो करंट आ रही है वो आ रही है -I2, और ये आपकी करंट है I नॉट। तो आई नॉट और आई टू में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि हमें आई नॉट आई टू में चाहिए, तो आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, करंट डिवीजन रूल, -I2 इंटू R2, ओके, अपॉन R2 प्लस RL। तो क्या आ गया बेटा, आई नॉट बाई आई टू इज -R2 अपॉन R2 प्लस RL, ठीक है। तो ये पुट कर दूंगा मैं यहां पर आई नॉट बाई आई टू। आई टू बाई आई वन क्या है, इंटरनल करंट गेन। अब निकालना है आई वन बाई आई एस। ये आई वन बाई आई एस निकालना, कैसे निकालोगे, आई वन करंट किस में जा रही है, आर आई में जा रही है, ठीक है। तो यहां से इस सर्किट को बना लो इतने इतने को, तो देखो इस सर्किट को बनाऊं तो क्या दिखेगा मुझे, ये दिख रहा है सोर्स रेजिस्टेंस आर एस, ये सोर्स वोल्टेज वी एस, ये सोर्स की करंट आई एस, ये रेजिस्टेंस आपका आर वन, इधर जा रहा है आर आई है, इस आर आई में आपका करंट है आई वन और ये वोल्टेज है आपका वी वन। यही चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें, देखो वी एस है, आई एस है, आर एस है, आर वन है, वी वन है, आई वन है, यही चल रहा है आपका। ये तो यहां तक हो गया था आपका आई नॉट बाई आई टू जो आ गया था। अब देखो आपको क्या निकालना है, आई वन और आई एस का रिलेशन। ये जो करंट जा रही है आई वन, यहां से आई एस आई एस आई एस आई एस आई एस, अब ये आई एस दो पार्ट में डिवाइड होगी, आर वन और आर आई में जा रही होगी। तो आई वन क्या होगा, आई एस इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर आई। तो आई वन क्या है इस सर्किट में, आई वन है आई एस इंटू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर आई, ओके। सो आर वन अपॉन आर वन प्लस आर आई नाम का एक फैक्टर आ जाएगा आपका। तो आई वन बाई आई एस कितना आ गया, आर वन अपॉन आर वन प्लस आर आई। देयरफॉर ओवरऑल वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या आ गया, देखो ओवरऑल सॉरी ओवरऑल करंट गेन, ओके। तो ओवरऑल करंट गेन कितना आ गया आपका, ओके, ओवरऑल करंट गेन ए आई डैश कितना आ गया, ओवरऑल करंट गेन ए आई डैश, आई नॉट बाई आई टू कितना, -R2 अपॉन R2 प्लस आर एल मल्टीप्लाई बाई आई टू बाई आई वन कितना है, माइनस करंट गेन ए आई इनटू आई वन बाई आई एस कितना है, ये निकाला आई वन बाई आई एस, आर वन अपॉन आर वन प्लस आर आई, आर वन अपॉन आर वन प्लस आर आई। ए आई डैश कितना हो गया, ए आई डैश हो गया इंटरनल करंट गेन
देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इनटू R2 अपॉन ये सबसे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, इससे अलग कोई आ ही नहीं सकता। मतलब ये दो जो स्ट्रक्चर मैंने सिखाया है ना, इसमें पूरा कंप्लीट बीजेटी एम्पलीफायर हो गया आपका, ये समझ लो। ये दो चीजें आपकी जिंदगी को जो बदलेंगी ना, वो आपको सही में नहीं आएगा कि इन्होंने कब जिंदगी आपको बदल दी और आपको पता भी नहीं चला। मतलब ओवरऑल करंट गेन निकाल सकते हो अगर आपको इंटरनल करंट गेन पता है तो। देखो इस स्ट्रक्चर में डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं मैं। अब बेटा बताओ, अगर ये R1 R2 नहीं लगे होते थे तो ओवरऑल करंट गेन इंटरनल करंट गेन के बराबर आया था लास्ट वाले स्ट्रक्चर में। क्यों आया था? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में नहीं था। करंट हमेशा पैरेलल में डिवाइड होती है। तो देखो करंट करंट गेन इंटरनल करंट गेन हो गया I2 बाई I1 AI हो गया। लेकिन क्या ये I2 और I0 बराबर है? तो अगर मैं यहां पर सीख करूं, ये बात सोचूं मैं कि I0 और I2 में क्या रिलेशन होगा, तो देखो यहां से माइनस I2 आ रहा है, तो I0 कितना होगा, माइनस I2 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस RL, माइनस I2 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस RL। मतलब क्या हुआ, R2 अपॉन R2 प्लस RL नाम का एक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इंटरनल करंट गेन के साथ ड्यू टू आउटपुट साइड। ओके, इनपुट में चलते हैं। I1 और IS को देखो, ये I1 IS के टर्म में कितना होगा, आप मतलब इधर सबसे लास्ट वाले पैरामीटर को पिछले वाले पैरामीटर के फॉर्म में निकालो, I0 को I2 के फॉर्म में निकालो, माइनस I2 इंटू R2 अपॉन R2 प्लस RL, तो R2 अपॉन R2 प्लस RL का फैक्टर आ गया। I1 और IS में से देखो, I1 IS के फॉर्म में क्या होगा, IS यहां पर इंपीडेंस कितना है बेटा, यहां पर कितना है RI और यहां पर R1, यहां पर RI है सर, हमें नहीं दिख रहा। अरे बाय इंटरनल वाला देख बांगड़ू, यहाँ पे I1 जो है RI के क्रॉस जा रहा है, ये R1 है। IS आया IS इंटू R1 अपॉन R1 प्लस RI, ये आ रहा होगा आपका। मतलब क्या आ गया, R1 अपॉन R1 प्लस RI नाम का फैक्टर आ गया। तो वही आया है, देखो डायरेक्ट, देखो देखो क्या आया है, ये AI R2 अपॉन R2 प्लस RL इंटू R1 अपॉन R1 प्लस RI, ये आपका ओवरऑल करंट गेन आ गया। ओके, तो अब बात करते हैं हम वोल्टेज गेन की। तो इसमें देखो रेजिस्टेंस देख लिया हमने, करंट गेन देख लिया हमने। अब हम चलते हैं वोल्टेज गेन पर, थर्ड नंबर, इंटरनल वोल्टेज गेन कैसे निकालते हो। इंटरनल वोल्टेज गेन के लिए तो मैंने आपको कहानी बता दी है कि आपको यही करना है हमेशा, इंटरनल वोल्टेज गेन। अब अगर आपको इंटरनल वोल्टेज गेन निकालना है तो एक ही कहानी रट लो हमेशा के लिए, क्या कि इंटरनल वोल्टेज गेन AV इज इक्वल टू इंटरनल करंट गेन AI इनटू लोड जो दिख रहा हो मल्टीप्लाई बाय इंटरनल इनपुट इंपीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। तो इंटरनल वोल्टेज गेन इक्वल टू इंटरनल करंट गेन, जो हमें नहीं पता अभी, उसी के लिए तो हमें पूरा एच पैरामीटर पढ़ना है। हमें प्रॉब्लम है केवल और केवल इंटरनल पैरामीटर्स की, उनको निकालना है, उसी के लिए हमें सब कुछ करना है बस। लोड, लोड कितना हुआ बेटा, इसका लोड कितना है, देखो R2 पैरेलल RL, ये लगा दिया मैंने R2, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर दिया है मैंने, इसके अलावा इससे बाहर कुछ नहीं होगा, डिवाइड बाई RI। RI कितना है, V1 अपॉन I, V1 अपॉन I1, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसी को निकालने के लिए तो एस पैरामीटर पढ़ना है हमें। ये आ गया आपका, कोई दिक्कत किसी को। नाउ चलते हैं फोर्थ नंबर, ओवरऑल वोल्टेज गेन। ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन को निकालूं मैं, ओवरऑल वोल्टेज गेन होगा AV डैश। AV डैश क्या आएगा ओवरऑल वोल्टेज गेन, देखो V0 अपॉन VS। ओके, क्या आएगा, V0 अपॉन VS। ओके, V0 अपॉन VS होगा। अब देखो V0 बाई VS कैसे निकालेंगे, पहले V0 बाई V2 लिख, मैंने क्या सिखाया है, V0 के बाद कौन है, V2, V2 के बाद कौन है, V1, V1 के बाद कौन है, VS। ओके, तो AV डैश कितना होगा ओवरऑल वोल्टेज गेन, V0 बाई V2, V0 और V2 कितने हैं, V0 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 और V2 बराबर है। ओके, V2 बाई V1, V2 बाई V1 क्या है, इंटरनल वोल्टेज गेन। ओके, इंटरनल वोल्टेज गेन। V1 बाई VS, क्या V1 और VS बराबर है, नहीं है। अब वही वाली बात है, किसकी वजह से नहीं है, इस RS की वजह से। जब भी सीरीज में कोई रेजिस्टेंस होगा तो वो वोल्टेज को डिग्रेड करेगा, तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस आए तो वोल्टेज गेन में दिक्कत आने वाली है, पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस आए तो करंट गेन में दिक्कत आने वाली है। तो बेटा बता, अभी RS देखो ये V1 है, ये वोल्टेज भी V1 होगा। देखो इसको मैं शॉर्ट करके दिखा देता हूं आपको सामने, जिससे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये RS है, फिर उसके बाद मैं फीलिंग्स बता दूंगा कैसे आपको डायरेक्टली लिखना है। ये करंट IS है,
अब देखो रेजिस्टेंस यहां से देखने पर क्या देखा आपको, आर आई नहीं, आर आई डैश, इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 ही है, और ये आर आई डैश जो है ना आपका वो R1 पैरेलल आर आई है। ओके, R1 पैरेलल आर आई, देखो ये आर आई डैश यहां से R1 पैरेलल आर आई है, ये आर आई है, यहां से R1 पैरेलल आर आई है, उसके अक्रॉस V1 है, दोनों के अक्रॉस पैरेलल में। ओके, आपको क्या निकालना है, V1 बाई VS निकालना है। V1 क्या होगा यहां से देखो, VS इंटू आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस। तो V1 बाई VS कितना आ गया, ये आ गया आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस, आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस। तो क्या आ गया यहां से V1 बाई VS, आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस। ओके, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन ए बी डैश इक्वल टू इंटरनल वोल्टेज गेन इनटू आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस, ये आ गया, ये आ गया। तो बेटा देखो यहां से ओवरऑल वोल्टेज गेन, आउटपुट साइड वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है, तो आउटपुट साइड से कोई फैक्टर नहीं आएगा। ये आ गया इंटरनल वोल्टेज गेन, यहां पर दिक्कत है ना आरएस की वजह से, तो यहां का वोल्टेज निकालने की कोशिश कर। मैंने बोला लास्ट वाला पैरामीटर देख, यहां का वोल्टेज कितना होगा, VS इनटू यहां का इंपीडेंस आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस, इसलिए आर आई डैश अपॉन आर आई डैश प्लस आर एस का एक फैक्टर आ रहा है। ऐसे करके मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, घबराना मत उस टाइम पर। तो ये चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, जिससे आपको क्या होगा, जब मैं वो चीजें कराऊंगा, जब यहां पर जब जब इसकी जरूरत पड़ेगी, तब आपको फैलना नहीं है, बिल्कुल एकदम मजा आना चाहिए। ओके, सो लेट वी सी। ओके, आफ्टर दैट, तो अभी तक का हमारा कंक्लूजन निकला कि अगर हमारे पास इंटरनल पैरामीटर पता है हमें, तो हम ओवरऑल पैरामीटर आराम से निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ओवरऑल पैरामीटर निकालने में। दिक्कत हमें केवल केवल है इंटरनल पैरामीटर्स की, उसी के लिए हमको पढ़ना है एच पैरामीटर। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, एच पैरामीटर पर, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एच पैरामीटर्स की, हम बात करेंगे एच पैरामीटर की। तो एक एच पैरामीटर बना हुआ है आपका V1 I1 H11, नेटवर्क में पढ़ा होगा आपने। तो इसकी दो इक्वेशन होती हैं, पहली इनपुट केवीएल इक्वेशन V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, सेकेंड इक्वेशन होती है V1 के बाद I2 की, ओके, I2 करंट आउटपुट KCL इक्वेशन इज H21 I1 प्लस H22 V2, ये इक्वेशन होती है। अब देखो यहां से ये इक्वेशन बन रही है केवीएल, V1 H11 इंटू I1 प्लस माइनस H12 इंटू V2। सर ये वोल्टेज सोर्स कहां से आ गया, अरे सोच, ऐसे बनाया कर, सोचा कर, V1 I1 ये पोर्ट है, एक टू पोर्ट है, इसका V1 है, ये करंट I1 है, वोल्टेज V2 का करंट I2 है। अब तेरे को V1 की इक्वेशन लिखना है, V1 इक्वल टू H11 I1, I1 तो उसका ही भाई हुआ ना V1 का, इनपुट पोर्ट के पैरामीटर कौन है, V1 एंड I1, तो V1 इक्वल टू H11 I1, कोई डिपेंडेंसी नहीं, लेकिन प्लस H12 V2 है ना। अब V2 तो आउटपुट साइड का है ना, आउटपुट साइड का पैरामीटर है, मतलब इनपुट साइड का वोल्टेज V1 इज डिपेंडिंग ऑन आउटपुट साइड वोल्टेज, मतलब एक डिपेंडेंट सोर्स बनाना है, इसलिए तुमने डिपेंडेंट सोर्स बनाया। वो भी कौन सा, ये वोल्टेज की इक्वेशन है, देखो वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज प्लस वोल्टेज होता है, केवीएल इक्वेशन क्या बोलती है, वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज प्लस वोल्टेज, तो ये भी वोल्टेज होना चाहिए, इसलिए यहां पर वोल्टेज सोर्स लगा दिए, प्लस माइनस H12 V2, तो V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। नाउ I2 करंट का बना रहे हैं यहां पर, ये V2 है, करंट I2 है। अब I2 करंट जा रहा है, करंट क्या है, करंट सम करंट प्लस सेकंड करंट। करंट कब ऐड होती है, जब जो पैरेलल कनेक्शन हो, दो पैरेलल में एक पाथ बना दी मैंने, एक पाथ यहां बनाया, एक पाथ यहां बनाया। I2 इक्वल टू H21 I1, H21 I1 डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि I2 इज डिपेंडिंग ऑन करंट ऑफ इनपुट साइड, इनपुट साइड की करंट है I1, इसलिए H21 I1 आपका एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाया मैंने, प्लस H22 V2, क्यों H22 V2, क्योंकि करंट क्या होगी यहां पर V2 अपॉन H22। तो सर V2 अपॉन H22 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि H22 यहां पर इंपीडेंस नहीं है, एडमिटेंस है। तो एडमिटेंस के टर्म में क्या होता है कि जब आप करंट निकाल रहे होते हो किसी एडमिटेंस के अक्रॉस, मान लो ये रेजिस्टेंस है, तो V2 अपॉन I2 V2 अपॉन H22 करंट होती, ये करंट क्या होती है V2 अपॉन H22। सर V2 अपॉन H22 क्यों नहीं लिखा है आपने, क्योंकि H22 इंपीडेंस का उल्टा है, ये मान लो, जैसे इंपीडेंस है 20 ओम, तो ये 1/20 ओम है, तो भैया क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है करंट, वो लिखा होता है V2 अपॉन H22 या H22 इंटू V2। अगर H22 इंटू V2 लिखा है, इसका मतलब है वो
कि वो H22 आपका एडमिटेंस है ना कि इंपीडेंस। ओके, तो ये आपकी दो इक्वेशन है, इसको बोल सकते हैं आप इनपुट केवीएल इक्वेशन, ये इनपुट की केवीएल इक्वेशन है इनपुट साइड से, ये आउटपुट की आपकी केसीएल इक्वेशन है, आउटपुट केसीएल इक्वेशन, इनपुट केवीएल, ये आउटपुट केसीएल, ये आपका लिखा हुआ है। तो ये आपके एच पैरामीटर है। अब देखना बेटा, इस एच पैरामीटर में अगर आपको H11 निकालना है तो कैसे निकालोगे, V1 अपॉन I1 इक्वल टू H11, लेकिन V2 अगर आपका जीरो हो तो अगर मैं आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज V2 को जीरो कर दूं, मतलब आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दूं मैं, ओके, वोल्टेज को जीरो करने का मतलब शॉर्ट सर्किट ना, तो देखो क्या होगा, H11 की बात करूं मैं तो H11 क्या है, यहां से V1 अपॉन I1, H11 is V1 upon I1 when V2 equal to 0। ओके, H11 के बाद बात करते हैं H12 की, तो H12 क्या होगा आपका V1 अपॉन, H12 is V1 upon V2 when ये V1 अपॉन V2 आ गए, H12 निकाला है तो I1 को जीरो करना पड़ेगा, when input current input side open circuited input current is 0। now H21 कैसे आएगा, I2 upon I1, I2 by I1 when देखो I2 डिवाइड बाई I1 इज H21 when V2 इक्वल टू 0, तब ये वाला चीज गायब हो जाएगा, V2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ गया H22, H22 क्या होगा बेटा, ये H22 है, देखो कैसे निकालोगे, अगर मैं इस I1 को 0 कर दूं तो H22 क्या आएगा, I2 अपॉन V2 when I1 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान से सुन और दूसरे कलर से सुन, देखो बेटा ये क्या है आपका, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट अपॉन करंट, वोल्ट अपॉन करंट इज ओम। अब देखो ये इनपुट वोल्टेज है V1, इनपुट साइड का वोल्टेज देखो, इनपुट साइड का वोल्टेज, इनपुट साइड का करंट, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो, तो इनपुट इंपीडेंस नहीं बोल सकते, इससे क्या बोलेंगे, इंटर इनपुट इंपीडेंस, इसलिए हम इसको HI भी नाम देते हैं, HI, इसलिए इसको बोलते हैं हम इनपुट इंपीडेंस। ओके, कंडीशनल इनपुट इंपीडेंस HI, जिसकी यूनिट क्या होगी, ओम। ओके, नेक्स्ट इसकी बात करें H12 की, H12 क्या है, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 वोल्टेज अपॉन वोल्टेज ना, एक पोर्ट का वोल्टेज डिवाइड बाय दूसरे पोर्ट का वोल्टेज, तो वोल्टेज गेन होगा ना, ओके, वोल्टेज गेन होगा ना, लेकिन ये V2 अपॉन V1 होता, V2 अपॉन V1 होता तो ये एक्चुअल वाला गेन दिख रहा होता है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज गेन, लेकिन ये तो भाई V1 अपॉन V2 है तो रिवर्स वोल्टेज गेन हुआ ना, इसलिए इसको बोल दिया HR। और वोल्टेज गेन की कोई रेशियो कोई यूनिट नहीं होती, तो आप इसको बोल सकते हैं रिवर्स, रिवर्स की वजह से R लगा हुआ है HR, इसलिए इसको बोलते हैं हम रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन। ओके, ये आपका इंटर इनपुट इंपीडेंस। ओके, नेक्स्ट ये आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, करंट गेन है ना, वो भी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, मतलब फॉरवर्ड करंट गेन, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, फॉरवर्ड करंट गेन, क्या नाम दे दिया मैंने इसका, फॉरवर्ड करंट गेन, करंट गेन तो है लेकिन फॉरवर्ड है भाई, इसलिए HF। ये देखो आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट होती तो वो आउटपुट वोल्ट रेजिस्टेंस हो जाता, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, लेकिन आउटपुट करंट अपॉन वोल्टेज है तो आउटपुट एडमिटेंस तो बोल सकते हो H0, H0, नॉट का मतलब आउटपुट, ओके ओके, एंड इसको बोलेंगे आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस। ओके, और इसको बोलेंगे इंटरनल, और इनपुट इंपीडेंस बोल सकता हूं मैं इसको, इंटरनल तो है ही, इनपुट इंपीडेंस। तो ये H पैरामीटर हुआ आपका, तो H पैरामीटर में H11 को HI लिखेंगे, H12 को HR लिखेंगे, H21 को HF लिखेंगे, तो HI HR HF H0, HI HR HF H0 ये हो गए, मतलब H11 H12 H21 H22 जो है आपके वो इसमें कन्वर्ट हो गए। मतलब मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि आपका जो H पैरामीटर है वो ये है, H11 H12 H21 H22, ये जो मैट्रिक्स है H पैरामीटर का यही बराबर है, H11 हो गया HI, H12 हो गया HR, ये हो गया H21 HF, ये हो गया H0, HI HR HF H0, ये आपका बन गया एक मैट्रिक्स। मतलब ये जो बात मैं बता रहा हूं ये बोल रहा हूं कि मतलब मैंने ये जनरलाइज करके लिख दिया HI HR HF H0, इस टाइप से हम नोटेशन यूज करने वाले हैं, ना कि
H11 H12 H21 H22 नोटेशन चेंज कर दिए मैंने। H11 क्या है, इंटर इनपुट इंपीडेंस को शो कर रहा है, H12 रिवर्स वोल्टेज गेन को शो करता है, H21 फॉरवर्ड करंट गेन को शो करता है और H22 आउटपुट इंपीडेंस को शो करता है। इसीलिए हम H पैरामीटर को यूज करते हैं ट्रांजिस्टर के एनालिसिस में, बिकॉज अगर हम Z पैरामीटर बाई पैरामीटर यूज करें तो Z पैरामीटर केवल और केवल इंपीडेंस के बारे में बात करेंगे, बाई पैरामीटर की बात करें तो वो केवल और केवल एडमिटेंस के बारे में बात करता है। ओके, लेकिन एच पैरामीटर इनपुट इंपीडेंस के बारे में बात कर रहा है, आउटपुट इंपीडेंस के बारे में बात कर रहा है, करंट गेन के बारे में बात कर रहा है, वोल्टेज गेन के बारे में बात कर रहा है। तो एम्पलीफायर में हम इन चार पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, और उन चारों के बारे में एच पैरामीटर बात कर रहा है। इसीलिए हम एच पैरामीटर्स को यूज करते हैं किसमें, एम्पलीफायर के एनालिसिस में। ठीक है, तो ये तो अपना क्रैश कोर्स है, तब इतना मजा आ रहा है। अगर ये रेगुलर कोर्स हो और एक बढ़िया तरीके से चल रहा हो तो कितना मजा आता होगा जिंदगी में। दैट्स कॉल्ड ओके मजा ऑफ द एनालॉग सर्किट, है ना। चलो बेटा मतलब क्या हो गया, जनरलाइज्ड एच पैरामीटर मॉडल, एच का मतलब होता है हाइब्रिड मॉडल, तो उसको ऐसे बना दूं, H11 की जगह HI कर दिया मैंने, कोई पाप किया क्या, H12 की जगह HR कर दिया, सो V1 इक्वल टू HI इंटू I1 या H11 इंटू I1 प्लस माइनस जो करते थे हम V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 होता था ना, H12 की जगह HR हो गया, I2 इक्वल टू HF इंटू I1 कर दिया और H0, मतलब कुछ नहीं करा, HI HR HF H0, याद करना HI HR HF H0, ये करंट होती है I1 इनपुट करंट, ये करंट होती है आउटपुट, ये आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, ये होता है HI, ये होता है HR इंटू आउटपुट वोल्टेज, I2 होता है आपका यहां से HF इंटू इनपुट करंट। ओके, तो ये आउटपुट करंट होता है HF इंटू इनपुट करंट और ये इनपुट वोल्टेज होता है HR इंटू आउटपुट वोल्टेज। तो ये डिपेंडेंसी होती है यहाँ पर, ये H0 है आपका आउटपुट एडमिटेंस। तो ये आपका जनरलाइज्ड एच पैरामीटर मॉडल बना। अब देखो ये जनरलाइज्ड है, इसका मतलब यही मॉडल आपका कॉमन बेस के लिए वैलिड है, यही कॉमन एमीटर और यही कॉमन कलेक्टर के लिए। अगर मेरे को कॉमन एमीटर लिखना है तो HI कर दूंगा, HRE कर दूंगा, HFE कर दूंगा, HOE कर दूंगा, ये परफेक्ट। ओके, अगर मैं कॉमन बेस के लिए लिखूंगा तो इसको HB कर दूंगा, B कर दूंगा, इसको B कर दूंगा, इसको B कर दूंगा। कॉमन कलेक्टर के लिए लिखना है, इसको C कर दूंगा, C कर दूंगा, C कर दूंगा, C कर दूंगा, मतलब ये मिटा दूंगा। मतलब इसका क्या है कि इसको मैं मिटा दूंगा। तो मतलब देखो आगे के उस पर स्लाइड पर आपको यही मिलने वाला है। ओके, तो ये जनरलाइज्ड मॉडल है, ठीक है, सबके लिए वैलिड है। इस टाइप से दिख रहा होगा आपको कॉमन एमीटर, कॉमन मतलब ये बीजेटी का एक रिप्लेसमेंट है एच पैरामीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये देखो ये बना दिया मैंने कॉमन बेस का, ये कॉमन बेस का है। कॉमन बेस में बेस कॉमन है, बेस ग्राउंड पर है। अब देखो कॉमन बेस एम्पलीफायर क्या होता है, जिसमें बेस कॉमन है मतलब ग्राउंड है, बचा कौन रह गया बेस के अलावा, अमीटर एंड कलेक्टर। कलेक्टर आउटपुट साइड, अमीटर इनपुट साइड, ठीक है। तो ये वोल्टेज V1 की क्या हो जाएगा VEB, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा कलेक्टर और बेस के बीच में VCB। ये करंट क्या हो जाएगा, अमीटर है तो अमीटर करंट I, ये कलेक्टर है तो कलेक्टर करंट IC। ये क्या हो जाएगा कॉमन बेस है तो HIB, HRB, HFB, HOB। फिर मैंने क्या लिखा था, ये वोल्टेज सोर्स क्या होता है HR, कॉमन बेस है तो HRB कर दिया, इनटू आउटपुट वोल्टेज VCB, HRB इंटू VCB। फिर मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि ये करंट क्या होती है IC इक्वल टू HF टाइम्स ऑफ इनपुट करंट, इनपुट करंट IE है तो HF इंटू IE लिखा है, लेकिन HFB क्यों लिखा है क्योंकि कॉमन बेस पढ़ रहा हूं, तो HFB इंटू IE और ये HRB इंटू VCB। ओके, सो ये कॉमन बेस का हो गया। सिमिलरली ये आपका कॉमन अमीटर का है, कॉमन अमीटर एम्पलीफायर। कॉमन अमीटर में क्या होगा, अमीटर कॉमन है, बचे रह गए दो टर्मिनल बेस एंड कलेक्टर। कलेक्टर आउटपुट साइड, कलेक्टर कभी इनपुट साइड नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो कॉमन अमीटर, अमीटर कॉमन, बचे दो बेस एंड कलेक्टर, बेस इनपुट में कलेक्टर आउटपुट में, तो कलेक्टर बेस और ये अमीटर। तो ये वोल्टेज क्या होगा VC, ये हो गया VBE, ये करंट बेस करंट IB, ये करंट कलेक्टर करंट IC, ये बन गया। अब देखो VB IB, अब वही HI की जगह HIE कॉमन अमीटर, HRE HFE, HI HR HF H0 सबके आगे ई लगा दिया, HOE HFE HRE HIE। नाउ ये क्या होता है HRE इंटू आउटपुट वोल्टेज VCE। ओके, ये क्या होता है HFE इंटू इनपुट करंट, इनपुट करंट IB है तो ये HFE इंटू IB हो गया, कॉमन मीटर हो गया। सिमिलरली हम चलते हैं कॉमन कलेक्टर के लिए। कॉमन कलेक्टर के लिए चले तो कलेक्टर कॉमन है, बचा रह गया बेस एंड अमीटर। बेस आउटपुट में नहीं जाता कभी, बेस एंड अमीटर, तो बेस इनपुट साइड बेस टर्मिनल, आउटपुट साइड अमीटर। तो ये बेस करंट हो गया IB, ये हो गया अमीटर करंट IE। तो ये वोल्टेज कितना होगा, ये कलेक्टर है ना तो VBC स्मॉल बना दूं VBC। ये वोल्टेज क्या होगा VEC, क्योंकि ये C है, ये VEC। ये करंट अमीटर करंट I, ये बेस करंट IB।
अब यहाँ कॉमन कलेक्टर है तो एच आई की जगह एच आई सी, एच आर की जगह एच आर सी, एच एफ की जगह एच एफ सी, एच ओ की जगह एच ओ सी, तो एच ओ सी, एच एफ सी, एच आर सी, एच आई सी। नाउ ये क्या होता है एच आर सी इंटू आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज वीईसी। ये क्या होता है एच एफ इंटू इनपुट करंट, इनपुट करंट इज आई बी, एच एफ इंटू आई बी। दैट्स ऑल। तो ये मॉडल बन गए कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर के। तीनों के मॉडल की शकल देखो ना तो बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, जस्ट अंतर क्या है कि ये वोल्टेज के नाम बदल गए, जस्ट शकल एक जैसी है। अगर मैं इनका फोटो खींचूं यहां से बिल्कुल एकदम ना, फोटो खींचूं तो कैसा लग रहा है मेरे को इसका फोटो खींचने पर, बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। मतलब एक गांव वाले आदमी को सब चीजें एक जैसी दिखेंगी, मतलब ये इनमें थोड़ा सिमिलरिटी है ना। नाउ बात करते हैं एक अलग से एम्पलीफायर कॉमन एमीटर विद आरई, जिसमें क्या होगा कॉमन एमीटर विद आरई, जिसमें क्या होगा वो जो था आपका वो था कॉमन एमीटर विदाउट आरई। ये कॉमन एमीटर बोल दूं या मैं बोल दूं इसको कॉमन एमीटर विदाउट आरई, ये ओके। नाउ ये कॉमन एमीटर विद आरई है, मतलब ये जो एमीटर टर्मिनल होगा वो डायरेक्टली ग्राउंड नहीं कनेक्ट होगा, ये आरई लगाने के बाद ग्राउंड से कनेक्ट होगा। तो अब देखते हैं ये आरई लगाने के बाद ग्राउंड से कनेक्ट हुआ तो अब ये वोल्टेज क्या होगा बेस टू अमीटर। देखो अमीटर है तो ये अमीटर के बाद दो टर्मिनल बचे, अमीटर कॉमन है तो बेस एंड कलेक्टर, बेस यहां पर कलेक्टर यहां पर। ये कलेक्टर करंट आईसी, ये वोल्टेज VCE, ये वोल्टेज VBE, ये IB, ये HI, ये HRE इंटू VC, ये वाला वोल्टेज, ये HFE इंटू इनपुट करंट। देखो यही तो बताया मैंने, HR इंटू आउटपुट वोल्टेज, HF इंटू इनपुट करंट। तो ये देखो IC इक्वल टू क्या हुआ HFE इंटू IB, और यहाँ पर VB इक्वल टू क्या हुआ HI प्लस HRE इंटू BC। तो मैंने मॉडल बना दी। अब बात करते हैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया मैंने, इसको और एक्सटेंड किया। अब मैंने बोला कि बेस टर्मिनल का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा VBN, कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा VCN। क्योंकि जब मैं इनपुट इंपीडेंस डिफाइन करूंगा तो इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, थेवेनिन क्या बोलता है कि जब हमें वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो निकालना है तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो वोल्टेज है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अगर मैं VB अपॉन IB निकाल दूं तो उसे इनपुट इंपीडेंस नहीं बोलूंगा मैं। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि VB अपॉन IB निकालूंगा तो उसमें अमीटर ग्राउंड नहीं है आपका। आपको अगर इनपुट इंपीडेंस निकालना है तो एक्चुअल में क्या होगा VBN, ये वाला वोल्टेज अपॉन IB करंट, दैट इज द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर, दैट इज VBN अपॉन IB। क्योंकि VBN में N का मतलब न्यूट्रल मतलब ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड है आपका मेरे फ्रेंड्स ओके। तो आपको ये टोटल वोल्टेज अपॉन करंट IB का रेशियो निकालोगे वो इंटर इनपुट इंपीडेंस होगा। आउटपुट इंपीडेंस की बात करोगे तो टोटल वोल्टेज अपॉन करंट IC निकालोगे वो आउटपुट इंपीडेंस होगा आपका। तो पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आने वाला है, मजा आने वाला है जिंदगी में, ठीक है। तो ये आपके एच पैरामीटर हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमीटर विद आरई के लिए ये मैंने बनवा दिया आपको। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चले तो मैं एच पैरामीटर की टेबल, सर मूड खराब हो गया बिल्कुल मैं नहीं खेल रहा, बोल दो ऐसे करके, सर मूड खराब हो गया मैं नहीं खेल रहा। बेटा इसी बात की वजह से तो बीजेटी एम्पलीफायर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं भी चाहता ना तो मैं डायरेक्ट मॉडल वगैरह बना के करा देता। मेरा फोकस वो है स्टूडेंट पर कि जो मेरा बच्चा बिल्कुल एकदम बीजेटी एम्पलीफायर को पेशेंस के साथ देखे तो फिर वो ऐसे करे, सर इसका आंसर -50 आएगा, सर इस क्वेश्चन का आंसर -100, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ सर -21 इंटू, हाँ कितना आएगा बेटा 20/20 + 5, कैलकुलेटर में किया 20/20 + 5 इंटू -, आंसर आ गया सर, आ गया आंसर। ये है मेरा स्टूडेंट, वो कब आएगा पहले सुन तो ले, पेशेंस के साथ मजा आएगा देखना। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज याद नहीं है तो आपको कैसे याद हो सकती है, तो डेफिनेटली वो चीज मुझे पता होंगी तो आपको भी याद होंगी। अब देखते हैं, ये टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नंबर को एक बार देखना प्यार से ऐसे करके, क्या बढ़िया टेबल है, सुंदर बनाई सर आपने ना, ग्रीन कलर हल्का ग्रीन पीला ये वो ठीक है, चल केवल देखना है। एच पैरामीटर टेबल बताऊं, ये स्टैंडर्ड टेबल है, ए पर्टिकुलर करंट 1.3 मिली एम्पियर एंड 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ओके। तो हम देखें रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर, क्योंकि एच पैरामीटर आप लैब के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, आपको और कोई तरीका नहीं है, ग्राफिकल मेथड के थ्रू ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, एच पैरामीटर्स के जस्ट स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी हुई है। एच आई की यूनिट होती है ओम, तो ये ओम में लिखे हुए हैं सारे के सारी वैल्यू। तो कॉमन कलेक्टर का देखते हैं तो 1100 ओम आता है, कॉमन एमीटर का भी 1100 आता है। एच आई अगर मैं देखूं कॉमन बेस का 20.6 आता है। सर मजा नहीं आ रहा, ठीक कोई दिक्कत नहीं, नंबर जस्ट देख रहा हूं मैं, बस जब नंबर को पढ़ रहा हूं मैं। एच एफ फॉरवर्ड करंट गेन, तो एच आई एच एफ एच आर एच नॉट,
एच एफ की बात करूं कॉमन बेस का तो -0.98 होता है, इसका 50, इसका -51। एच आर की बात करूं 2.9 × 10⁻⁴ होता है, 2.5 × 10⁻⁴ इसका होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 होता है किसका, कॉमन कलेक्टर का। एच आर मतलब रिवर्स वोल्टेज गेन। आउटपुट एडमिटेंस एच नॉट इज 1/2.04 मेगा ओम, 1/40 किलो ओम, 1/40 किलो ओम। आई होप आपको दिख रहा होगा ये 1/40 किलो ओम, 1/40 किलो ओम, 1/2.04 मेगा ओम। मैंने ये क्यों लिखा, अगर आपने इस टेबल को थोड़ा एक बार देखा होगा तो थोड़े नंबर याद रह गए होंगे, थोड़े नंबर आपको याद रह गए होंगे। इसमें क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि क्या होता है कि जब क्वेश्चन दिया होता है एग्जामिनेशन में, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन दिया है कॉमन बेस एम्पलीफायर का और पैरामीटर गिवन होंगे कॉमन एमीटर के और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तब क्या होता है कि तब दिक्कत ये होती है कि बच्चा कॉमन एमीटर के बारे में तो पता होता है, कॉमन बेस के बारे में पता नहीं होता उसे। फिर एक बात है कि चलो कॉमन बेस सॉल्व करना आता भी है तो वो बोल रहा है यार यार सर कॉमन बेस के तो पैरामीटर गिवन नहीं है, एच आई भी गिवन नहीं है, एच एफ भी गिवन नहीं है, एच आर भी गिवन नहीं है, एच ओ भी गिवन नहीं है, और क्वेश्चन सर कॉमन बेस का है और पैरामीटर सर गिवन है कॉमन अमीटर के। तो सर फिर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उस टाइम पर आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, कॉमन अमीटर के पैरामीटर को कॉमन बेस में कैसे कन्वर्ट करें और कॉमन अमीटर को कॉमन कलेक्टर में कैसे करें। तो मैं पहला कर रहा हूं कन्वर्जन, कॉमन अमीटर को कॉमन कलेक्टर में कैसे परिवर्तित करते हैं। और आपको छोटी छोटी दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो कॉमन अमीटर का और कॉमन कलेक्टर का एच आई सेम है ना, मतलब कॉमन कलेक्टर का एच आई सी कितना होगा, अगर मेरा कॉमन कलेक्टर का एच आई सी की बात करूं तो वो कॉमन अमीटर के एच आई ई के बराबर होगा, मतलब एच आई सी ही एच आई ई है। मतलब आपको एक चीज तो तुरंत याद हो गई कि कॉमन कलेक्टर का एच आई और कॉमन अमीटर का एच आई एक ही बात है भाई, एच आई सी है, एच आई सी ही एच आई है। ओके अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं कुछ ही कुछ चीजें याद कराऊंगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये -51 से 50 कैसे आएगा या 50 से -51 कैसे आएगा। देखो अगर 50 दिया हुआ है, 50 में 1 को ऐड करूं तो 51 होगा, मल्टीप्लाई कर दूं -1 से तो -51 होगा, मतलब कॉमन कलेक्टर का एच एफ मतलब एच एफ सी, कॉमन कलेक्टर का एच एफ सी कैसे आएगा, कॉमन अमीटर का जो एच एफ ई है ना उसमें 1 को ऐड कर, ठीक है 1 प्लस एच एफ ई मल्टीप्लाई बाय -1 कर। अब मैं देख बेटा इस वैल्यूज को, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखता मैं तो तुझे मजा नहीं आता, तुम्हें ऐसा लगता कि याद करना पड़ रहा है। अब नंबर क्या होंगे ना थोड़ा झटके से याद रह जाते हैं कि एच आई एच एफ एच आई एच नॉट 20.6 1100 1100 -0.98 50 -51, तो आपको एक नंबर याद आता 50 -51 था इसलिए अच्छा 1 प्लस एच एफ इंटू -1 किया था। ये दो चीजें याद कर ली। इसकी बात करूं मैं याद ही नहीं कराऊंगा, देखो इसको बात करूं ये 1 कैसे आएगा, अगर ये देखो ये क्या है अप्रोक्सीमेटली 2.5 × 10⁻⁴ 0.000000 है ना, लगभग 0 है ना, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 आता है ना, तो 1 माइनस ये कर दूं मैं तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 माइनस एच आर ई। ओके सो एच आर सी कॉमन कलेक्टर का एच आर कॉमन अमीटर के 1 माइनस एच आर ई के बराबर है। लेकिन मैं बोलूंगा याद क्या करना है आपको, मैं खुद बोल रहा हूं ना, याद आपको ये रखना है, ये रखना है ज्यादा से ज्यादा, दो चीज याद करना बस, ये याद ही नहीं करना, मैंने बोला ही नहीं है। अरे सर फॉर्मूला बहुत हो रहे हैं, अरे याद ही नहीं करना है भाई इसको, इसकी शकल ही मत देख एच आर सी इक्वल टू 1 माइनस एच आर ई, बिल्कुल मत देख इसकी शकल, मुझे नफरत है ना। केवल और केवल क्या एच आई सी एच आई है एच एफ सी -1 प्लस एच एफ पी है। नेक्स्ट ये दोनों देख बराबर है, मतलब क्या होगा एच ओ सी इक्वल टू एच ओ ई, आउटपुट एडमिटेंस दोनों के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको याद ये दो रखना है, ठीक है। चल अब बात कर रहा हूं मैं कॉमन अमीटर एंड कॉमन बेस के कन्वर्जन की। मान लो कॉमन बेस का पैरामीटर निकालना हो, कॉमन अमीटर के पैरामीटर गिवन हो, तो कॉमन बेस में पहला निकालूंगा मैं एच आई बी। कैसे निकालोगे एच आई बी, एच आई बी के बाद एच एफ बी, उसके बाद एच एफ बी के बाद एच आर बी एंड उसके बाद एच ओ बी। ओके ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एच आई बी कॉमन बेस और कॉमन अमीटर, देखो कैसे आएगा, जो एच एफ ई है ना एच एफ ई ये 50 है, 1 प्लस एच एफ ई का हमेशा डिवाइड करना है। आप ये सोचो देखो एच आई बी कॉमन बेस का होता है, एच आई मतलब इंटरनल इनपुट इंपीडेंस ऑफ कॉमन बेस, एच आई बी किसके बराबर होगा कॉमन अमीटर के एच आई ई के। आप तो ये सोचो किसके बराबर होगा एच आई, एच एफ बी किसके बराबर होगा एच एफ ई के। अब मैं बोलूंगा एच आई बी एच आई ई के बराबर है 9, क्या बोलोगे ऐसे करके 9 कितना होगा एच आई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई से डिवाइड करना है बस। सिमिलरली एच एफ बी किसके बराबर है बोलूं, एच एफ बी सर एच एफ ई के बराबर है 9, किससे डिवाइड करना है 1 प्लस एच एफ ई से डिवाइड करना है बस।
1 प्लस एच एफ ई डिवाइड करना, कर दिया। लेकिन सर बस एक साथ एक चीज दिख रही है मेरे को, देखो ये एच एफ ई और एच एफ बी दोनों में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है बस, है ना, तो एक नेगेटिव साइन लगाना है। ओके, सो एच आई बी इज एच आई नहीं 1 प्लस एच एफ ई से डिवाइड कर दे, एच एफ बी इज एच एफ ई नहीं 1 प्लस एच एफ ई डिवाइड कर दे, माइनस साइन लगाते, बस इन दोनों को याद रखना है, बाकी तीसरे को तुझे याद ही नहीं करना है, मैंने मना किया है ना याद करने से, ये दो याद रखने, कौन नहीं रख पाएगा इसे याद, ऐसा बच्चा ही नहीं बना इस दुनिया में। एच ओ बी वैसे एच ओ ई, सर एच ओ बी एच ओ ई के बराबर है नहीं 1 प्लस एच एफ ई से डिवाइड कर दे, 1 प्लस एच एफ ई से डिवाइड कर। ओके, इसको बता ही नहीं रहा मैं एच आर बी को कि एच आर बी क्या होगा, क्योंकि तू पागल होगा, फालतू में परेशान होगा, है ना, ठीक है। तो अगर एच आर बी लिखना है, ये एच आर बी ये होता है एच आर बी, वो होगा एच आई इंटू एच ओ ई, ये होगा एच आई इंटू एच ओ, इस पर डब्बा ही नहीं लगाऊंगा मैं, अपॉन 1 प्लस एच एफ ई माइनस एच आर ई। ओके, एच आई इंटू एच ओ अपॉन 1 प्लस एच एफ ई माइनस एच आर ई, नहीं याद ही नहीं करना, मैं दो और दो चार याद रखने हैं ना, बस काम खत्म। और वो टेबल भी याद नहीं करनी है, टेबल भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर पता होना चाहिए, 1100 ओम होते हैं, कॉमन एमीटर कॉमन कलेक्टर के इनपुट इंपीडेंस इसका बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, नहीं भी याद चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के मेरा इंटरेस्ट इसमें है, एच आई सी ही एच आई है, और फिर कॉमन कलेक्टर का एच एफ सी माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच एफ बी के बराबर, दैट्स ऑल। फिर एच आई बी और एच एफ बी के बारे में बात करूं, एच आई बी एच आई हा 1 प्लस एच एफ बी से डिवाइड कर, एच एफ बी माइनस एच एफ बी के बराबर है अपॉन 1 प्लस एच एफ बी कर दे, बस सिंपल ये याद रखना है। ये दो याद हो गए तुझे, बस ये दो याद हो गए ना, बीजेटी एम्पलीफायर खत्म, फिनिश फिनिश, आपकी जिंदगी से कॉमन एमीटर कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर बेदारी खत्म बिल्कुल एकदम। तो ये आपके एच पैरामीटर की टेबल थी, इस टेबल को आपने याद कर लिया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, यहां तक हमने होल्ड किया अपने इमोशंस को, इसके आगे की बातें मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और हम बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करते रहना, जस्ट थोड़ा एक वो बन जाएगा फ्लो ना आपका, मैं बता रहा हूं, एक फ्लो में जब आप पढ़ोगे ना इसको तो आपको लगेगा यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम फालतू में फियर करते डरते थे, हम कॉमन एमीटर कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर कॉमन एमीटर बेदारी एम्पलीफायर सब सिंपल है बिल्कुल एकदम। ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बाय दिस लिंक, इस लिंक के थ्रू आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से मेरे को फॉलो करो। फॉलो करना सर क्यों जरूरी है, हम नहीं करेंगे फॉलो, बेटा फॉलो करना इसलिए जरूरी है, वो आपकी इच्छा नहीं करना वही करो, लेकिन आप फॉलो करते हैं तो स्पेशल क्लासेस की बात करूं कि जब भी मैं स्पेशल क्लासेस लूंगा तो उन स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिल जाता है, इजीली आपका नोटिफिकेशन आएगा, आप क्लास एक्सेस कर पाएंगे, आपकी क्लास मिस नहीं होगी इफ यू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी, सो दैट इज द ग्रेट पॉइंट दैट अगर आप करते हैं क्या फॉलो, ठीक है, तो इसलिए फॉलो करना है, इससे आपको आप नोटिफिकेशन मिलते रहे फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए। एंड नाउ एट लास्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ डियर फ्रेंड्स, बिकॉज़ जिन लोगों ने मुझे लेट ज्वाइन किया है वो उनको नहीं पता होगा कि ये सामने जो टीचर पढ़ा रहे हैं इनका नाम क्या है, कौन है। डियर फ्रेंड्स, आई एम कामिश श्रीवास्तव, आई एम एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की, आई हैव 5+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट एंड ईएससी फील्ड, आई टीच ईडीसी एनालॉग सर्किट एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर यही सब्जेक्ट मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, बहुत ही इन डेप्थ लेवल पर और बहुत ही मजेदार लेवल पर पढ़ा रहा हूं मैं। इन 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने 20K प्लस स्टूडेंट्स को गाइड किया, इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट मैनी स्टूडेंट्स आपके आईआईटीज में एमटेक पीएचडी एंड पीएसयूज में जॉब कर रहे हैं, और कुछ प्राइवेट कंपनीज में एमटेक के बाद जॉब कर रहे हैं, और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी आपके एमटेक कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस के बेस पर मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर पाता हूं, ट्रेन कर पाता हूं, किसके लिए, गेट एग्जामिनेशन के लिए, ईएससी एग्जामिनेशन के लिए, पीएसयूज के इंटरव्यू के लिए, और एमटेक के गाइडेंस के लिए, और एमटेक के एडमिशन के गाइडेंस के लिए मैं गाइड कर पाता हूं। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स की सर अनअकैडमी प्लस में ऐसा क्या है कि आप जब भी पढ़ाते हैं उसके बाद स्टार्टिंग और एंड में एक अनअकैडमी प्लस के बारे में बताया जाता है, इस चीज के बारे में हमें को जानना है, और इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमारे यूट्यूब क्लासेस में और स्पेशल क्लास में नहीं मिल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब एंड स्पेशल क्लास में हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, नो डाउट आप उसको ही पढ़ के एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं, और मैं बात कर रहा हूं आपसे कि 2021 में देख लेना इसी चैनल के थ्रू काफी अच्छे रैंक आने वाली है। बट डियर फ्रेंड्स, अगर हम रेशियो की बात करें, सक्सेसफुल होने की बात करें, तो अनअकैडमी प्लस से ज्यादा स्टूडेंट्स निकलेंगे कंपेयर टू यूट्यूब। ये बात होती है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट अगर हमने यूट्यूब पर पढ़ाए तो 5 की अच्छी रैंक आएगी, लेकिन अगर अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाया उसी बच्चे ने तो 20 स्टूडेंट्स का नंबर पहुंच जाएगा 100 में से 20-30, मतलब वो एक रेशियो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर जो क्लासेस है वो सिस्टमैटिक लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड है आपका, बच्चे को पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, वरी करने की जरूरत नहीं है, जिस क्लास में आना है, बैठना है, पढ़ना है, मस्त अच्छे से अपने नोट्स बनाना है, एंड दैट्स ऑल, उसको कुछ नहीं करना, पूरा अरेंज्ड है परफेक्टली। बट यूट्यूब की क्लास में आपको
क्लासेस के साथ आपको बहुत सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी, खुद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए क्लास सारी क्लासेस को देखना पड़ेगा, एक नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो अनअकैडमी प्लस की क्लासेस लाइव क्लासेस है, अनइंटरप्टेड है। क्रैश कोर्स और रैंक इंप्रूवमेंट बैच जैसे जो कोर्सेज हैं वो आपके एक ही सब्सक्रिप्शन में आपके समाहित है। मीनिंग इज दैट अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया अनअकैडमी का तो आपको सारे एडवांटेज मिलेंगे, क्रैश कोर्स भी मिलेगा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी मिलेगा, वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। हर 7 डेज में आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कहां है। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है हर फोर्थ क्लास, एवरी फोर्थ क्लास इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन इन विच यू कैन आस्क एनी डाउट, एनी नंबर ऑफ डाउट्स। ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके कोर्स अवेलेबल है। और इन बिटवीन द क्लास जो 3 क्लासेस चल रही होती है उसमें भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उस डाउट को पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अनअकैडमी का एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी प्लस के सारे एडवांटेज हैं, जो भी आपके एडवांटेज अवेलेबल है यहाँ पर सारे मिलेंगे। साथ ही साथ आपको आइकॉनिक में पर्सनल कोच मिलेगा। पर्सनल कोच की नीड होती है डियर फ्रेंड्स, जब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप कई बार ऐसा होता होगा कि एक साल में 4 से 5 बार डिमोटिवेट होते होंगे, फ्रस्ट्रेट होते होंगे, लगता होगा कि एग्जाम अब हमसे नहीं हो पाएगा, टाइम कम बचा हुआ, प्रेशर हो रहा होता है। उस टाइम पर नीड होती है हमें एक गाइड की, एक मोटिवेटर की, एक एनर्जी प्रोवाइडर की, जो हमें एनर्जी दे, एनर्जी करके बूस्ट करे, हमें एक ट्रेन करे, हमें बिल्कुल परफेक्टली उस वे में ट्रेन करे कि जो जरूरत है। मोटिवेशन तो बहुत सारे अवेलेबल है लेकिन हमें उसी फील्ड का मोटिवेशन चाहिए जिस फील्ड में हम प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एंड ईएससी में। तो आपको पर्सनल कोच मिलेगा, वो सेम टीचर, हमारे टीचर, एक एक्सपर्ट्स का गाइडेंस मिलेगा। स्टडी प्लानर, कस्टमाइज स्टडी प्लान एंड ट्रैक योर परफॉर्मेंस। आपको एक कस्टमाइज स्टडी प्लान मिलेगा और आप उसमें अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कहां लाई कर रही है। हम आपको एक क्या देंगे, परफॉर्मेंस को ट्रैक करके एक रिपोर्ट कार्ड देते हैं। इसमें आपको ये मिलेगा कि भाई आपने इतना घंटे पढ़ाई किया, पिछले वीक इतना पढ़ाई किया, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज है कि डिक्रीज है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मिलेगा आपको। स्टडी बूस्टर सेशन मतलब यू विल रिसीव एसेंशियल गाइडलाइंस थ्रू नंबर ऑफ वर्कशॉप्स। ओके, हम वर्कशॉप कंडक्ट कराएंगे, उसके थ्रू आपको एसेंशियल गाइडलाइंस मिलेंगी। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस का मतलब होता है हर जो टेस्ट आप दे रहे होते हैं उस टेस्ट के बाद जब आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बने हैं और कुछ क्वेश्चन मिस्टेक किए तो वही क्वेश्चंस एंड वो जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपका एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द गेट एग्जामिनेशन। उनको आपके नोट्स में ऐड होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कई बार स्टूडेंट जब वो टेस्ट देते हैं उन क्वेश्चन को जब छोड़ देते हैं और वो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं या अपने हिसाब से कुछ भी आंसर निकाल देते हैं। उस टाइम पर क्या होता है कि अगर हमने टेस्ट बनाया तो उस टेस्ट का एनालिसिस वो टीचर कराए परफेक्टली एक एक टेस्ट का, तो कितना अच्छा होगा, वो आपको अनअकैडमी प्लस में मिलता है और आपको अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ आपको उसी टेस्ट में मिल जाएंगे। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मतलब स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे जो आपको बहुत काफी ज्यादा हेल्प करेंगे जब शॉर्ट नोट्स एंड ऑल द थिंग्स विल बी गिवन इन दिस पर्सनलाइज्ड स्टडी मटेरियल में। अब बात करते हैं कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब पर जाएंगे तो इतना सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है। आपका ईएफटी एंड कम्युनिकेशन बाय विशाल सोनी सर, वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ द कम्युनिकेशन ईएमटी इन द इंडिया। ओके, एंड ईडीसी मिलने वाला है आपको, मेरा पूरा कंप्लीट ईडीसी ए टू जेड और इन डेप्थ में मैंने डिस्कस किया ईडीसी, वो आप देख सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं नेटवर्क एनालिसिस की, तो भीमा शंकर सर ने नेटवर्क दिया, पंकज सिंह सर ने सिग्नल सिस्टम एंड अंकित गोयल सर ने आपको दिया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका सिंक्रोनस मशीन एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। एप्टीट्यूड बाय शर्मा सर और मैथमेटिक्स बाय पल्लव गौर सर, है ना, ये अवेलेबल है। और ये हाईली एनर्जेटिक टीचर प्रमित सर भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको इतना सब कुछ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट ऑन द यूट्यूब, आप सबको यूज कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से नोट्स बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से। और इनफैक्ट इस पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको नीड है तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके आप प्लस पर आ सकते हैं। ओके, तो अनअकैडमी प्लस के कॉस्ट की बात करें तो अनअकैडमी प्लस के 12 मंथ्स, 18 मंथ, 24 मंथ्स की रिस्पेक्टिव कॉस्ट दिया हुआ है। और EDC 10 ये कूपन कोड है, इन कूपन कोड को आपको लगाना होता है EDC 10 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट 10, ये मीनिंग है इसका। तो EDC 10 ये कूपन कोड है, इसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये कूपन कोड मेरा है, इस कूपन कोड को आप लगाते तो इन सारे जो ब्रिलियंट टीचर्स आपको दिख रहे हैं सबका आपका कंटेंट मिलने वाला है थ्रू आउट द ईयर। सब आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से गाइड करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए क्लासरूम के अंदर, और मस्त आपको माहौल मिलने वाला है पढ़ाई के लिए अगर आप EDC 10 लगा के बढ़िया आप अनअकैडमी प्लस पर आते हैं तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अपने कॉइन्स का यूज कर सकते हैं जो आप अर्न करते हैं थ्रू स्पेशल क्लास। इसलिए स्पेशल क्लास देखना जरूरी होता है, जिससे आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको मजा भी आने लगेगा और आपको कॉइन्स भी मिलेंगे जो अर्न करेंगे, जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। EMI के थ्रू भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
ईएमआई में क्या होता है, पर मंथ आपका कॉस्ट कटिंग होगा, जिससे आपका बर्डन नहीं होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का रेस्पेक्टिव प्राइस आपका लिखा हुआ है, और ये EDC10 अगेन कूपन कोड है जो आपको याद होना चाहिए, आपके फैमिली में हर एक मेंबर को याद होना चाहिए, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जूनियर एंड सीनियर सबको याद होना चाहिए कि EDC10 वो कूपन कोड है जिसको हमें अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में लगाना है, जिसमें हमें 10% और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जो भी पॉसिबल है। Okay, so EDC10 you have to apply to get the Unacademy subscription. And at the last, dear friends, follow me on the Unacademy by this link. And next is this is our Telegram channel जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे आपको सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में यहाँ पर मिलते रहे। ये एक सिंगल चैनल है जिस पर सारे टीचर्स हमारे क्या डालते हैं, PDF में नोट्स डालते हैं। ओके, अगर कुछ नोट्स अवेलेबल नहीं तो आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके यहाँ पर नोट्स डाल देंगे। एंड नेक्स्ट, दिस नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स आर अवेलेबल। ये सारे यूट्यूब चैनल्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है, सबको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम कम्युनिटी को, स्टूडेंट कम्युनिटी को बेनिफिट मिल सके, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। बिकॉज कई लोगों के पास एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस टाइम पर ये बहुत हेल्प कर सकता है उनके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी लाइव, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को, और शेयर इसलिए करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि आपको मैंने इतना एनर्जेटिक वे में ये डिलीवर करके दिया लेक्चर। ये लेक्चर उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जिन बच्चों को वाकई में बहुत ज्यादा नीड है, और उनको नहीं पता, वो मेरे को नहीं जानते हैं कि हु इज कामेश सर, है ना, वो नहीं जानते। पूरे इंडिया में एक गली गली में बच्चा तो नहीं जानता होगा ना, तो डेफिनेटली अगर वो गली में एक बच्चा नहीं जानता है और वो उस तक वीडियो नहीं पहुंच पाया, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं और आप, हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आप जब तक वीडियो मेरा शेयर नहीं करेंगे तब तक उस बच्चे को पता नहीं चलेगा कि कामेश सर नाम के भी एक टीचर हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक कंटेंट यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसको ये फ्री इनिशिएटिव का फायदा मिल सके। तो प्लीज शेयर, एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग दिस सेशन। बाय बाय, इन नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके आगे। ओके, थैंक यू, बाय।